हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग। भीष्म सीरीज में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हो, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। सारे पोर्शंस के अंदर कुछ कुछ चैप्टर्स का रिवीजन चल रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जेई के एडवांस लेवल पर भी अब बहुत रेलेवेंट सवाल ही पूछे जा रहे हैं। पिछले कई सालों से जेई ने बहुत एब्सर्ड सवाल या बहुत कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में भी वो कुछ इसी तरह की बातें करेगा। बहुत टू द पॉइंट बात करेगा, बहुत स्ट्रेट सवाल पूछेगा। हाँ, जरूर है कि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करे। एप्लीकेशन पार्ट जेई का हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग तरीका रहा है सवाल पूछने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे साफ तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको जेई का पेपर जो है, एडवांस लेवल का पेपर, एक अच्छा और करने लायक पेपर उनको नजर आएगा। जहां तक केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, ये चैप्टर भी एक बहुत सीधा चैप्टर है, जिसमें बहुत साफ से सा सिलेबस डिफाइन किया गया है और उसी पर लेकर जेई ने सवाल भी पूछे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये 12th का चैप्टर एक आसान चैप्टर और एक ठीक चैप्टर लगता है, जिस पर आने वाले सवालों को वो जरूर अटेम्प्ट करते हैं। तो हम लोग भी इसी चैप्टर के कुछ सवालों को डिस्कस करते हैं, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन वही वाली बात आती है, पूरे रेलेवेंसी के साथ कुछ भी उल्टी सीधी बकवास न करके बहुत सीधी और साफ सुथरी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कुछ सवालों से इन बातों को लेकर शुरू करता हूं। जिस तरह से देखा जा रहा है, जेई ने रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ प्रोडक्ट, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इन सब चीजों को लेके सवाल बनाए। तो मैं उसी से रिलेटेड इस अपने डिस्कशन को स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले एक बड़े सीधे सवाल से इस चीज को शुरू करते हैं। आप जेई ने इस तरह के सवाल हमसे पूछे हैं कि उसने रिएक्शन मुझे दे रखी है और उसके बाद उसने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस रेट के बारे में एक रिश्ता हमसे जानने की कोशिश की। इस बात को ध्यान रखेंगे, सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए और तुम्हें ध्यान रखवाने के लिए मैंने ये सवाल लिया है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि वो मुझे एक रिलेशन प्रोवाइड कर दे रेट ऑफ रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और उसके बाद आपसे पूछे कि रिएक्शन क्या है। तो बहुत सीधा सा सवाल है, इसको करने का तरीका मेरे ख्याल से अब बहुत सारे बच्चे अपने आप भी समझ सकते हैं। जहां जहां प्लस का निशान है वो तो कंफर्म है सर, वो प्रोडक्ट ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्लस का निशान है और आपके अपीयरेंस डिसअपीयरेंस रेट्स के बारे में बातें हो रही तो सर ऑब्वियस है सर, अब प्लस का निशान लगा है, इसका मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलरेडी पॉजिटिव, एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज पॉजिटिव, दैट मींस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज हाई एंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज लो। और ये तो तभी हो सकता है जब वो प्रोडक्ट हो सर। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां प्लस लगा है वो मेरा पक्का प्रोडक्ट साइड में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ सर, क्योंकि यहां प्लस लगा है इसलिए एक चीज तो कंफर्म है कि जो सी है वो मेरा प्रोडक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, सी मेरा प्रोडक्ट है। चलिए ठीक है सर, और बात करते हैं। इधर आते हैं सर, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है डी के आगे जो है, डी की कंसंट्रेशन के चेंज के साथ माइनस लगा है। ओफो सर, इसका मतलब डी मेरा पक्का रिएक्टेंट होगा। बहुत बढ़िया, चलिए और आगे बात करते हैं। सर यहां पर ए के आगे फिर से प्लस लग गया तो ए मेरा पक्का प्रोडक्ट होगा। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं मास्टर जी। और यहां सर बी के आगे निगेटिव लगा है तो बी मेरा पक्का रिएक्टेंट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे इस बात को समझ जाएंगे और देखकर एकदम साफ समझ में आ रहा है कि जिस तरह से स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 2, 3, 4 हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एरो के आगे तो आप प्रोडक्ट्स को लिख सकते हैं। बात तो सही है सर, आप एरो के आगे प्रोडक्ट्स को लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट कौन कौन से आदमी आएंगे सर? एक तो सी आ जाएगा और एक आपका प्रोडक्ट जो है वो ए आ जाएगा। बहुत खूबसूरत है। और इसी तरह से रिएक्टेंट का जहां तक सवाल है, एक बी आ जाएगा और एक डी आ जाएगा। ये भी ठीक है सर। अब जहां तक स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सवाल है, क्योंकि यहां सी के आगे 1/2 है तो आप सी के आगे 2 लगा दीजिए। सब लोग समझते हैं डी के आगे 1/3 है तो डी के आगे 3 लगा दीजिए। जहां तक ए का सवाल है, ए के साथ 1/4 है तो इसके आगे 4 लगा दीजिए और बी के साथ कुछ नहीं है तो ये 1 लगेगा। सो अल्टीमेटली द इक्वेशन शुड बी बी प्लस 3d इज इक्वल टू 4a प्लस 2c। अब बहुत साफ सुथरा आंसर दिखाई देता है, आंसर शुड बी। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, मैं इस सवाल से कुछ समझाना नहीं चाह रहा हूं, कुछ बताना नहीं चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि वो सवाल में रिएक्शन आपसे पूछ ले कुछ इंफॉर्मेशन देकर, चाहे वो रिएक्टेंट्स के डिसअपीयरेंस रेट्स की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स के अपीयरेंस रेट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन हो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन देकर आपसे उस रिएक्शन की एक जानकारी ले सकता है। ये एक छोटा सिंगल करेक्ट चॉइस सवाल बनाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं।
देखिए ये सवाल इसलिए मैं लेके आया हूं क्योंकि मैंने देखा है जेई ने इस कॉन्सेप्ट पर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इस कॉन्सेप्ट पर अक्सर सवाल बनाए हैं और वो इस तरह की बात हमसे कई बार कर चुका है कि अगर कोई गैसियस सिस्टम डिकंपोज करके एक से ज्यादा गैसेस सिस्टम में टूट रहा हो तो आप बताइए इस तरह की फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी अगर वो हमें प्रेशर्स के टर्म्स में कुछ इंफॉर्मेशन दे दे। तो देखिए बात बड़ी सीधी सी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट और सीधा सा कॉन्सेप्ट है तो यहां पर भी यही बात करेंगे, लेकिन यहां पर देखा जाए तो मुझे कहीं पर भी यह नहीं दिखाई दे रहा है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है सर, ऑर्डर अगर आपने नहीं दिया तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब ऐसे में आपको रेट लॉ लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पता होता है सर तब तक रेट लॉ लिख पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। हालांकि एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ निकाला जा सकता है, बट उसके लिए सर बड़ा ड्रामेबाजी होती है सर, कुछ डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, नाटक करना पड़ेगा। आपने यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक काम लेकिन आपने अच्छा किया, ऑर्डर भले ही आपने बताया ना हो लेकिन आपने एक खूबसूरत बात बता दी है इस रिएक्शन के बारे में, और वो ये है सर, बस बस सर मजा आ गया। आपने जैसे ही एलिमेंट्री प्रोसेस जैसे ही आपने क्या है भाई ये, जैसे ही आपने एलिमेंट्री प्रोसेस का नाम लिया मुझे मजा आ गया, क्योंकि एलिमेंट्री प्रोसेस ये कहता है कि जो भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी है वही उस रिएक्शन का ऑर्डर है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी जो हो रहा है वो दिख रहा है। जो नेट केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो हो रही है ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि वो नेट रिएक्शंस हैं। नेट रिएक्शन का मतलब है कई स्टेप्स का सम, और कई स्टेप्स का सम हो ये जरूरी नहीं। मेरी आप बात समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको ऐसी एक एग्जांपल देता हूं, अगर इस क्लास में 10 लोग, उन 10 लोगों का अपना अपना वेट, किसी का 10, 20, 50, 40 जो भी कुछ वेट है, और उस क्लास का जो एवरेज वेट है वो मान लीजिए आ रहा है 37.8। अब वो 37.8 किसी का हो ये जरूरी नहीं है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 3 स्टेप्स को जोड़कर आप चौथा स्टेप तैयार कर रहे हैं तो वो चौथा स्टेप डब्बे के अंदर हो रहा हो ये जरूरी नहीं। सो नेट केमिकल इक्वेशन हो रही है ये जरूरी नहीं है, इसलिए आप ऑर्डर कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको एक्सपेरिमेंटली या फिर मैकेनिज्म को देखकर उस रिएक्शन के ऑर्डर को प्रिडिक्ट करना पड़ सकता है। बहरहाल क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो सर ये तो होगी सर, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है वो तो जैसी है वैसी ही हो रही होगी, उसमें कुछ नया थोड़ी ना सर, वो तो होनी ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखने में कोई शर्म नहीं है सर। मुझे इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो सम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर होगा सर। दिस इज रेट लॉ, बात खत्म हो गई। फिर तो सवाल ही खत्म हो गया सर। जब रेट लॉ लिख गया तो अब आप बताइए किस रेट को किस रेट के साथ कंपेयर करना है, मैं सब कर सकता हूं। अगर आप इनिशियल फाइनल रेट्स की बात करें तो एक चीज तो क्लियर है सर, इस रिएक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज ए प्लस 2b गिव्स सी प्लस डी। बहुत अच्छा। क्या मुझे ए और बी के इनिशियल प्रेशर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है? हाँ दे रखे हैं सर। इनिशियल पार्शियल प्रेशर्स जो हैं वो आपने पीए का 0.6 और पीबी का 0.8 दे रखा है, यानी टी इज इक्वल टू 0 पर इसका प्रेशर 0.6 है, साहब का प्रेशर 0.8 है। इन दोनों को मैं 0 ही मान लेता हूं। थोड़ी देर बाद क्या होगा सर? थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगता है इसका प्रेशर कुछ रिड्यूस कर जाएगा, इसका प्रेशर भी कुछ रिड्यूस ही कर जाएगा, और इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। बहुत सही कह रहे हैं। और वो ये कह रहा है कि बी का जो प्रेशर है वो 0.2 एटीएम है आफ्टर सच सम टाइम। और बी का प्रेशर अगर 0.2 एटीएम है तो ऐसा लगता है कि जैसे पी बी अगर 0.2 एटीएम है सो दैट मींस 0.8 पीबी की वैल्यू आफ्टर सम टाइम अगर 0.2 है तो दैट शुड बी इक्वल टू 0.8 माइनस 2x। बात तो सही। इससे x की अगर आप वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू 0.3 निकल आएगी। अच्छा सर, अगर x की वैल्यू 0.3 आ गई तो इन सब लोगों के प्रेशर्स भी पता चल जाएंगे। बिल्कुल सही है। अब मुझे बताइए आपको निकालना क्या है? मुझे निकालना है इनिशियल फाइनल रेट और इनिशियल रेट्स का रेशो। अब तो आ गया सर। अगर आप फाइनल रेट निकालना चाहते हैं, रेट एट टाइम टी, तो इट विल बी के और डिफरेंशियल रेट लो आपके सामने। तो टी टाइम के बाद ए का प्रेशर कितना है? टी टाइम के बाद ए का प्रेशर 0.6 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू 0.3 है, सो दिस विल बी 0.3 इंटू बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी 0.2 दे रखी है, तो इट विल बी 0.2 का स्क्वायर। चलिए सर, और रेट इनिशियल कितना है? इनिशियल रेट में इनिशियल ए का प्रेशर रखा जाएगा जो कि मुझे लगता है 0.6 था, और बी का इनिशियल प्रेशर रखा जाएगा जो कि मुझे लगता है 0.8 था, उसका स्क्वायर। क्लियर है? सही कर रहा है ये? रिलेटिव टू द इनिशियल, बिल्कुल सही है सर। अब बी का इनिशियल प्रेशर आपका 0.8। अब आपको रेशो चाहिए टाइम का रिलेटिव टू द इनिशियल, यानी कि आपको इन्हीं दोनों रेट्स का रेशो चाहिए।
तो अगर आप इन दोनों का रेशो निकाल सकते हैं तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। जहां तक मुझे लगता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह आ जाएगा 1/2 और यहां पर अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके क्या ला सकते हैं जरा देखते हैं। आर टी डिवाइडेड बाय आर इनिशियल इज इक्वल टू दिस इज 1/2 और ऊपर क्या क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2 और नीचे आ जाएगा 0.8 इंटू 0.8 और इसको देखकर लगता है ये 1/4 यानी 1/32। समझ रहे बात को, ये भी 4 आ जाएगा, ये भी 4 4 साल 16 और 2 32। सो 1 तो द रेशो इज 1:32। तो 1/32 इसका रेशो दिखाई दे रहा है। सवाल आसान है, सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि प्रेशर को लेकर उसने गैसियस सिस्टम के डिकम्पोजिशन के दौरान जो प्रेशर्स में चेंजेस हैं उस पर सवाल पूछे, इसलिए सब लोग इसको याद करके जाएंगे। मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूं, वो ये है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है और ये इंपॉर्टेंट केस है और ये एक्सपेक्टेड सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि जेई के इस तरह के पेपर में, जो कि एक अच्छे लेवल के पेपर माना जाता है, उसमें ये एक्सपेक्टेड सवाल की कैटेगरी में आना चाहिए। और ये एक्सपेक्टेड सवाल ये है कि अगर मुझसे ये कहा जाए कि एक गैस डिकम्पोज कर रही, जैसे इससे पहले वाले सवाल में क्या था, इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा कि आपके पास एक गैसियस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की इक्वेशन थी। यहां पर वो ये कह रहा है कि अ गैस इज डिकम्पोजिंग, ऐसी मान लेते हैं, अ गैस इज डिकम्पोजिंग ऑन various gases with unknown stoichiometries, unknown stoichiometries। मैंने कहा मतलब कह रहा है एक रिएक्शन है जिसमें गैस टूट रही है और तमाम तरह की गैसेस बन रही हैं, अननोन स्टोइचियोमेट्री, पता नहीं उनकी स्टोइचियोमेट्री, यानी मुझे रिएक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं। ठीक, चलिए मान लेते हैं। अब वो ये कह रहा है if initial pressure of reactant gas is P0, pressure after time t total is PT, pressure after a long time total pressure, समझ रहे बात को, सिस्टम का प्रेशर इज P इंफिनिटी। उसने ये इंफॉर्मेशन दे रखी। फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट of this reaction assuming it to be a first order kinetics, first order kinetics। मान लीजिए सवाल, तो इस तरह का सवाल मैंने जानबूझ के ये सवाल लिखा क्योंकि मैंने बिल्कुल इससे एक स्टेप सस्ता सवाल जेई के एडवांस लेवल पर आते हुए देखा। एक स्टेप सस्ता जिसमें उसने रिएक्शन दे रखी थी और पी नॉट की वैल्यू, पी इंफिनिटी की वैल्यू कुछ कुछ दे रखी थी, तो लोगों ने रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1/TlN A0/AT से निकाल ली थी। इस जगह दिक्कत यह है कि चलिए ठीक है, मैंने मान लिया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, लेकिन मुझे यह बताइए कि जो रिएक्टेंट है उसका इनिशियल प्रेशर क्या? अरे वो तो दे रखा है पी नॉट। भाई जो भी प्रेशर होगा टोटल इनिशियली वो तो रिएक्टेंट की वजह से होगा, तो इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का दे रखा है, लेकिन रिएक्टेंट का टी टाइम के बाद का प्रेशर नहीं दे रखा है, क्योंकि टी टाइम के बाद का टोटल प्रेशर दे रखा है और इन्फिनिटी टाइम के बाद का टोटल प्रेशर दे रखा है। रिएक्टेंट का टी टाइम के बाद का प्रेशर नहीं दे रखा है, हम निकाल लेंगे। अरे भाई कब निकालोगे सर? निकाला है हमने, पहले निकाला है। वो इसलिए निकाला है क्योंकि रिएक्शन गिवन, यहां रिएक्शन ही गिवन नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को कि मुझे रिएक्शन ही नहीं दे रखी है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो मेरा सिर्फ एक सजेशन है, क्योंकि मैं डेरिवेशन पे या बेकार की बातों में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूं, वो ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन, इफ अ प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी आपको दे रखी है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉमन प्रॉपर्टी, जैसे प्रेशर,
बात समझ रहे? प्रेशर रिएक्टेंट्स की वजह से भी आ सकता है, प्रोडक्ट्स की वजह से भी आ सकता है गैसेस सिस्टम में। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी जो आपको दे रखी है, अगर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉमन प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में अगर उस प्रॉपर्टी की आपको तीन वैल्यूज गिवन हो, जीरो टाइम वाली, टी टाइम वाली और इंफिनिटी टाइम वाली, बात समझ रहे? जीरो टाइम वाली, टी टाइम के बाद वाली और इंफिनिटी टाइम के बाद वाली, तो आप रिएक्शन के चक्कर में पढ़िएगा ही मत। आप रिएक्शन के चक्कर में कुछ मत पढ़िएगा, आप बिल्कुल आंख बंद करके सीधे लिख के आइएगा। ऐसे केसेस में जो रेट कांस्टेंट होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ एक्स इंफिनिटी माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स इंफिनिटी माइनस एक्स टी, वेयर एक्स इज द कॉमन प्रॉपर्टी जो भी आपको दी जाए, जो भी प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, आप समझिए। जैसे इस सवाल में अगर मैं बात करूं तो इस सवाल में वो x है हमारा प्रेशर, तो इसका मतलब ये हुआ इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन, और आप इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं उस डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो ये समझ सकते हैं कि एक जनरल इक्वेशन बनाई जाए, बिल्कुल जनरल इक्वेशन। इससे ज्यादा जनरल इक्वेशन मुझे लगता है सारे बच्चे एग्री करेंगे, इससे ज्यादा जनरल इक्वेशन तो एक डिकंपोजिशन रिएक्शन की बन ही नहीं सकती। इररिस्पेक्टिव कुछ भी सर, इररिस्पेक्टिव एक जनरल डिकंपोजिशन रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती। इस रिएक्शन के लिए अगर आपने रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर और बचा हुआ प्रेशर टी टाइम के बाद का किसी तरह से निकाला, तो सॉल्व करके आपका जो एक्सप्रेशन बनता है वो एक्सप्रेशन ये बनता है। यानी अल्टीमेटली मैं यहां पर अगर चीजों को चेंज करूं तो क्या बनेगा, 2.303 बाय टी लॉग ऑफ पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इक्वेशन। तो सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि इक्वेशन से मुझे मतलब नहीं है, इक्वेशन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दे रखी है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, जिसकी तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है, जीरो टाइम के बाद, टी टाइम के बाद और इंफिनिटी। यहां पर देखिए उस प्रॉपर्टी प्रेशर की तीन वैल्यूज हैं, जीरो टाइम के बाद, टी टाइम के बाद और इंफिनिटी टाइम के बाद। आप आंख बंद करके लिख के आइएगा, एक्स इंफिनिटी माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स इंफिनिटी माइनस एक्स टी। अगर कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड होता तो वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। अगर कुछ ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड होता तो आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर इंफिनिटी माइनस आर टी। अगर प्रेशर से रिलेटेड होता तो पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। अगर कंडक्टेंस से रिलेटेड होता तो सी इंफिनिटी माइनस सी नॉट अपॉन सी इंफिनिटी माइनस सी टी, irrespective of the reaction sir. If a property which is given as which is a common property of reactant and product and you have three values of that property, 0, t and infinity time की, तो आंख बंद करके आप लिख के आएंगे x इंफिनिटी माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स इंफिनिटी माइनस एक्स टी, जिस पर सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हैं। आप समझ रहे? तो मैंने क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जेई ने एडवांस लेवल पर पी इंफिनिटी पी नॉट को लेकर सवाल बनाया है, तो हो सकता है कि आपके सामने कुछ एक ऐसा सवाल बने जिसमें रिएक्शन ही गिवन ना हो। तो बच्चा ये सोचे कि जब तक रिएक्शन नहीं आती तब तक आप ये काम नहीं कर सकते, आप इसको डिराइव करके देखेंगे, ये डिराइव भी हो सकता है ना। तो लेकिन मैंने एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, डेरिवेशन के बाद अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकल के आता है कि रिएक्शन, देखिए आप यही एक जनरल रिएक्शन लिख सकते हैं। आप इस जनरल रिएक्शन के लिए जब आप ए का इनिशियल प्रेशर और ए का फाइनल प्रेशर रखेंगे, तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये सारे कांस्टेंट्स ए बी सी डी जितने भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो सब हट जाएंगे, और हटने के बाद आपका एक्सप्रेशन पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी ही बनेगा। ये डिराइव होता है। क्लियर है? तो इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे बात करते हैं। देखो ये फिर वही है सर, आसान सवाल है। अब फिर वही है, बहुत रेलेवेंट चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत बकवास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बकवास करने के लिए तो बहुत कुछ है। आप समझिए, आपको आपके सामने कुछ भी ऐसा रख दिया जाए, आप कहें अरे ये सही है, ये लग रहा है एडवांस लेवल, जबकि ऐसा है नहीं। एक ऐसा सवाल जो सीधा सवाल हो, जिसमें आपकी सीधी सोच इन्वॉल्व हो, जिसमें जो बिल्कुल रेलेवेंट हो, मुझे लगता है जेईई एडवांस अब उसी बात पर बेस्ड है ना। तो इसलिए ये सवाल भी बहुत सीधा सा सवाल, सिर्फ थोड़ा बहुत ऐसा लग सकते हैं या इस तरह के सवालों को देखकर कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं, या कंफ्यूजिंग है, लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, बट वो सवाल बढ़कर बिल्कुल सीधा है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हाफ लाइफ पीरियड्स ऑफ टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दो अलग अलग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमारे पास, और उनकी हाफ लाइफ हमें का रेशो दे रखा है 3:2। दो अलग अलग रिएक्शंस हैं और दो अलग अलग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हाफ लाइफ्स का रेशो दे रखा है। तो देखो एक चीज तो समझ में आती है कि मान लीजिए एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये, और दूसरी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मान लीजिए ये, तो अगर आपको इन दोनों रिएक्शंस के हाफ लाइफ्स का रेशो दे रखा है, तो मुझे लगता है कि रेट कांस्टेंट्स का रेशो दे रखा है। बात सही है सर, क्योंकि बहुत लॉजिकल है कि जो हमारा हाफ लाइफ होता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वो ln2/k के बराबर होता है। तो अगर आपको हाफ लाइफ का रेशो दे रखा है 3:2, तो मुझे लगता है कि रेट कांस्टेंट्स का रेशो 2:3 हो जाएगा।
बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि सर आपने पहली इंफॉर्मेशन जो मुझे दी है, इस पहली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो K1/K2 ये 2/3। चलिए सर, ये पहली बात हो गई। ठीक है, चलिए दूसरी बात पर करते हैं। दूसरी बात क्या है? वो कह रहा है कि अगर T1 टाइम की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहा है कि अगर T1 टाइम की रिक्वायरमेंट है 25% रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए, T1 टाइम में 25% रिएक्शन कंप्लीट होती है पहली वाली, और T2 टाइम में 75% रिएक्शन कंप्लीट होती है दूसरी वाली, तो आप T1 अरे सर क्या फर्जी सवाल है। अब सवाल सीधा है, बस सीधे सवाल ही तो पूछते हैं, उल्टी सीधी बकवास नहीं चलती, बिल्कुल सीधी बात चलती है, सोच के साथ बिल्कुल सीधा। तो एक काम करते हैं, कोई बकवास नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा K1 का एक्सप्रेशन लिखते हैं। K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 लॉग, क्या चीज आएगी लॉग के अंदर? 25% रिएक्शन कंप्लीट हो रही, 25% कंप्लीट हो रही, तो बच कितना रहा है? 25% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो 75% ए आपका बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग के अंदर आ जाएगा आपका ए नॉट, इनिशियल ले लेते हैं, और 80 इज द बचा हुआ, तो 25% अगर कंप्लीट हो गई तो बचा हुआ कितना हुआ सर? 3/4 ए नॉट, तो ये आ जाएगा 3 ए नॉट और 4 ऊपर आ जाएगा। क्लियर सर? ये हमारा K1 हो गया। चलिए ठीक है सर, जरा K2 भी निकाल के बता दीजिए। K2 भी ले लेते हैं। K2 आ जाएगा 2.303 अपॉन T2 लॉग ऑफ 75% कंप्लीट हो गया, यानी ए नॉट बचा 25%, तो ये आ जाएगा आप ए नॉट बाई 4 ऊपर आ जाएगा, ए नॉट नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सही सर। जरा अब बताइए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों का रेशो ले लेना है, और रेशो हमें ऑलरेडी सवाल में दे रखा है 2/3। सो दिस K1/K2 इज 2/3, सो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 2/3। अब होगा क्या सर? ये जो ए नॉट है, ये ए नॉट तो सब कैंसिल हो रहा है सर, ए नॉट कैंसिल हो रहा है, ये ए नॉट कैंसिल हो रहा है, और सर ये 2.303 कैंसिल हो रहा है। सो अल्टीमेटली अगर मैं बहुत ध्यान से आसानी से सॉल्व करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि T1/T2 की जो वैल्यू आ रही है, T1/T2 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? तो T1/T2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 log 4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा? 2 log 4, ये आनी चाहिए। चलिए सर, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 और log 4/3 अलग से देख लेते हैं। log 4 इज 0.6 और log 3 इज 0.48, तो इट विल बी 0.12, है ना? समझ रहे हो बात को? दिस विल बी 0.12 डिवाइडेड बाय log 4 इज 0.6, log 4 इज 0.6, तो ये 2 आ रहा है, ये तो कुछ अजीब सा ही आ रहा है। log 4 एक बार इसको सॉल्व करो भाई, कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है क्या? log 4 log 3.48 है और log 2.3 है। मुझे लगता है यहां पर कुछ गलत सलत जोड़ दिया है। T1/T2 को सॉल्व करते हैं तो ठीक है। कितना आ जाएगा ये? दिस इज 3/510, यानी 3/10। देखो एक बार सही कर रहा हूं मैं? हाँ सही है सर, ये नीचे 1/5 आएगा और ये 2 के साथ, तो 3/10, तो 3 T1:T2 जो है वो 3:10 आएगा। बहुत सीधा सा सवाल था, बहुत सीधा है। सिर्फ ध्यान क्या रखना था? ध्यान ये रखना था कि रेट कांस्टेंट्स के रेशोज निकल आएंगे उनकी हाफ लाइफ्स को रेशोज को देखकर, और उसके बाद हाफ लाइफ्स के रेशोज निकालिए, उनको सीधे सीधे रेशो में डालिए और फटाक से सॉल्व कर लीजिए। बिल्कुल सीधा सवाल, एक सिंपल सिंगल करेक्ट चॉइस में पूछा जा सकता है, बिल्कुल सीधा। ठीक, चलिए और बात करते हैं। देखिए ये भी है, फिर वही देख के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ एडवांस लेवल का सवाल हो गया, इनके ऑप्शंस देखकर कुछ ऐसा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेंस में नहीं देते, है ना? तो मैं इसलिए इसको एडवांस बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कि ये मुश्किल है इसलिए एडवांस। सर जो चीज मेंस में नहीं दे पा रहे हैं आप, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मेंस लेवल पर ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि समझ रहे बात को, जो भी उनकी सोच होगी, मेंस लेवल का एक अपना लेवल सेट कर रखा है, तो ये बिल्कुल आपको ऐसा लग सकता है जैसे ये एडवांस लेवल पर पूछा जा सकता। हालांकि ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहा है, और अच्छी बात क्या है कि हमारे एडवांस लेवल पर भी सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर ही एनालिसिस की जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है जिसमें ए जो है वो बी के पास जा रहा है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब हो क्या रहा है कि ए के साथ आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया, है ना? रिएक्शन जो है ए के साथ स्टार्ट हुई, और आपसे कहा जा रहा है कि
the reaction takes place at constant temperature and volume. If the initial pressure was P naught and the rate constant of the reaction is K, then at any time T, the total pressure of the reaction system will be. Reaction system का total pressure क्या होगा at any time T? तो देखो ये तो ठीक है सर, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम सब कांस्टेंट है तो प्रेशर और मोल्स को आप एक जैसा ही मान सकते हैं। मेरी आप बात समझ रहे हैं? टेम्परेचर और वॉल्यूम में अगर छेड़खानी नहीं चल रही है तो मोल्स बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, मोल्स घटेगा, प्रेशर घटेगा, बिल्कुल लॉजिकल। ठीक, अच्छा, इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है? तो सर जो रिएक्शन है वो तो ये दे रखी है, ए जो है वो बी के पास जा रहा है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए इसका इनिशियल प्रेशर पी, तो इसका 0 होगा, फिर ये पी में से एक्स चला जाएगा और ये आपका एन एक्स बन जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? तो टोटल जहां तक बात है टोटल प्रेशर की, तो एक चीज तो क्लियर है कि जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, वो होगा ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा पी माइनस एक्स 1 माइनस एन। सर ये आपका टोटल प्रेशर होगा। ठीक, यही आपका आंसर होगा। तो इसको सर इसमें एक गड़बड़ है बस, पी और एन तो मान लीजिए हमने दे रखा है सवाल में, पी नॉट जो भी कुछ है, ये पी नॉट है ना, तो इसको पी नॉट ले लेते हैं। तो सवाल में सर ये पी नॉट तो दे रखा है, सारा लफड़ा एन, एन भी दे रखा है सर, सारा लफड़ा एक्स का है, बस एक्स की वैल्यू। तो सर ये तो बचपन में सीखा था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, एटी की जो वैल्यू होती है वो ए नॉट इंटू ई रेस पर माइनस के टी के ही तो बराबर होती है। एंड व्हाट इज एटी? एटी इज द लेफ्ट अमाउंट। एंड व्हाट इज द लेफ्ट अमाउंट? पी नॉट माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू व्हाट? पी नॉट इंटू ई रेस पर माइनस के टी। इससे आप एक्स की वैल्यू खूबसूरत तरीके से निकाल सकते हैं, और एक्स की वैल्यू आएगी पी नॉट 1 माइनस ई रेस पर माइनस के टी। उठा के यहां पुट कर दीजिएगा और यहां पुट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? यानी बहुत आसान है, जब आप वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी? दिस इज पी नॉट माइनस एक्स की जगह आ जाएगा पी नॉट 1 माइनस एन, और साथ में 1 माइनस ई रेस पर माइनस के टी। इसमें से पी नॉट कॉमन ले लेंगे, पी नॉट कॉमन आएगा तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा जो भी बचेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी बचेगा वो उसका आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना भाई। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? एक बार कर ही लो यार सॉल्व। पी नॉट कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 माइनस एन 1 माइनस ई रेस पर माइनस के टी। पी नॉट 1 माइनस 1 प्लस ई रेस पर माइनस के टी माइनस एन, और ये हो गया माइनस एन ई रेस पर माइनस के टी। यार अब इसको तुम देखो, पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि नहीं। कॉमन ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू पावर, यहां एन है तो एन प्लस ई रेस टू पावर माइनस के टी कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 माइनस एन। अब यार एक बार वो जरूर तुम लोग चेक कर लेना, मुझे जो आंसर यहां दिखाई दे रहा है वो n 1 माइनस एन ई रेस पर माइनस के टी दिखाई दे रहा है, तो तुम एक बार इसको जरूर चेक कर लेना ऑप्शन क्या बनता है। लेकिन ये की सवाल बड़ा सीधा है, सवाल बड़ा सीधा है। x की वैल्यू निकाल कर ये काम किया जा सकता है ना, x की वैल्यू निकाल कर ये काम किया जा सकता है। इसी से मिलता जुलता एक दिमाग में एक सवाल और आता है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए वो मुझसे कहे कि मेरे पास एक रिएक्शन 2a प्लस 3b गिव्स प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन। तो मैंने कहा ठीक है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? कह रहा ऑर्डर छोड़िए, हम आपको सीधे रेट लॉ ही बता देते हैं। चलिए तो सर इस रिएक्शन का रेट लॉ लिख देते हैं। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी रेस्ट पावर 0। ये रेट लॉ दे रखा है। ठीक, और साथ में कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि अज्यूम कर लीजिए कि एट टी इज इक्वल टू 0 इसकी कंसंट्रेशन ए है और इसके कंसंट्रेशन बी, ऐसे मान लेते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों लोगों की हाफ लाइफ्स क्या हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड के।
ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हाफ लाइफ्स ऑफ ए एंड बी, ये सवाल। तो देखिए बड़ा सीधा सवाल है, अगर दोनों लोग की हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है तो ये निकालना है कि दोनों लोग कितनी देर में आधे हो जाएंगे, है ना। तो और रिएक्शन का लॉ देखकर बड़ा आसान सा मुझे फील होता है कि अगर ये रिएक्शन का जो लॉ है, इस रिएक्शन का जो रेट है, अगर वो इस तरह से डिफाइन किया गया है, तो फर्स्ट केस में अगर मैं रिएक्शन के रेट को ए के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूं तो इट विल बी माइनस हाफ डी ए बाई डी टी। हाँ सर, ये तो सीखा है हमने, ये रिएक्शन का रेट होगा एंड इट इज इक्वल टू ओनली के। हाँ बिल्कुल सही। और अगर ऐसा है तो साफ दिखाई देता है सर, इसमें जो रेट कांस्टेंट है वो के टू के बन जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये टू का टर्म उधर चला जाएगा। तो अगर आप इस रिएक्शन को डिफरेंशियल रेट लॉ में को इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करें तो इस रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ तैयार होगी, कर पाओगे इसको, यानी इस केस में जो एटी तैयार होगा वो ए नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस टू के टी तैयार होगा। और अगर आप हाफ लाइफ की बात करते हैं तो फॉर हाफ लाइफ ऑफ ए जो हमारा 80 होगा, इट शुड बी ए नॉट बाई टू। तो अगर मैं 80 की जगह ए नॉट बाई टू रख दूं तो दिस विल बी ए नॉट बाई टू विच इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस टू के टी हाफ। बिल्कुल सही है, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। तो यहां से जो टी हाफ निकल के आएगा वो आएगा एल एन टू बाय टू के। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ ए। ये ए की हाफ लाइफ तैयार होगी एल एन टू बाई के। बात समझ रहे हो। एल एन टू बाई टू के। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सर हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन से वैसे भी कोई लेना देना नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टी हाफ की वैल्यू है वो एल एन टू बाई के निकल के आनी चाहिए। एक बार देख भी लो भाई, एल एन टू बाई के, ठीक है। एल एन टू बाई टू के, है ना, ए नॉट बाई टू, हाफ लाइफ की बात हो रही। तो दोनों साइड लॉग ले लिया जाए, ये टू के बन जाएगा, टी हाफ एल एन टू बाई टू के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सर ये तो ए की हाफ लाइफ है, ये तो आसान है। एक्चुअली ये सवाल क्यों दिया, क्योंकि मुझे बी की हाफ लाइफ चाहिए, मुझे बी की हाफ लाइफ चाहिए। अब इश्यू सिर्फ इतना है कि जो बी की हाफ लाइफ है, उस बी की हाफ लाइफ के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ नहीं है मेरे पास। मैं इसलिए ये बात बोलना चाह रहा हूं कि इस रिएक्शन के रेट को ए के रेस्पेक्ट में जब लिखा, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ए, लेकिन जब आप इसको बी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगी? गड़बड़ इसलिए हो जाएगी क्योंकि अब मुसीबत थोड़ी सी ये है कि जब आप इसी रिएक्शन के रेट को बी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो इट विल बी माइनस वन बाय थ्री डीबी बाई डी टी। बात तो सही है सर, माइनस वन बाई थ्री डीबी बाई डी टी आएगा एंड इट विल बी अगेन के ए। सर बस यहीं थोड़ा सा ना गणित आ जाएगी अब, क्योंकि अजीब सा लग रहा है कि सर यहां पर माइनस वन बाई थ्री डीबी बाई डी टी है, यानी इस तरफ बी है सर, इस तरफ ए है सर, ये दोनों ही टेम्परेचर वेरिएबल है सर। इस बार इस रिएक्शन को डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि यहां पर क्या था, यहां dx बाई dt था और यहां kx था। तो dx बाई dt और kx को सर dt vt को दाएं बाएं करके dx के नीचे लाकर x को हमने इंटीग्रेट करके log में कन्वर्ट कर लिया था। यहां दिक्कत क्या है सर, यहां dx है, यहां ky, समझ बात को। तो अब और दोनों ही टेम्परेचर टाइम डिपेंडेंट है, तो ऐसे में सर थोड़ी सी दिक्कत हो रही। तो अब ऐसे में करते क्या है, ये तुम्हें बताना चाह रहा हूं मैं, और उसके बाद एक छोटा सा रिजल्ट है उसको भी ध्यान रखेंगे। करते सिर्फ इतना है कि क्योंकि ए के बारे में तो सब कुछ जानते हैं आप, ए की हाफ लाइफ क्या है, ए 10 मिनट बाद कितना बचेगा, ए कब चौथाई हो जाएगा, क्योंकि ए के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करना आता है मुझे, ठीक है। तो मैं ए का ही फायदा उठाता हूं, यानी थोड़ी देर बाद अगर ये ए माइनस एक्स हो गया तो ये साहब बी माइनस दो की वजह से तीन रिएक्ट करेंगे, एक की वजह से तीन बाई टू करेंगे, तो एक्स की वजह से थ्री एक्स बाई टू करेंगे। यानी थोड़ी देर बाद ए का अमाउंट अगर ए माइनस एक्स हो गया तो बी का अमाउंट बी माइनस थ्री एक्स बाई टू हो जाएगा। क्लियर है? और a माइनस एक्स में x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि a के बारे में सब कुछ पता है। तो अगर x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो वैल्यू यहां पुट करके अगर उसको b बाई टू से इक्वेट कर दिया जाए तो b की हाफ लाइफ आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी x की इंफॉर्मेशन को यूज किया a से निकालकर और उसको यहां पुट करके b की हाफ लाइफ निकाल ली। मेरी बात समझ रहे हो? तो करना क्या होगा, करना यह होगा कि मैंने सबसे पहले x की वैल्यू निकाली। कैसे निकालेंगे? व्हाट इज 80? 80 इज इक्वल टू a इंटू ई रेस पर माइनस 2kt। याद है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ए के लिए तो सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है। यानी 80 की वैल्यू हमने क्या रख दी है, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? a कॉमन ले लिया,
ए 1 माइनस ई रेस पर माइनस 2kt। सर ये ए एक्स आ गया। जैसे ही एक्स आया इस एक्स को उठा के मैंने यहां पुट कर दिया। अब जब आप इसको यहां पुट करेंगे तो इट विल बी बी माइनस 3x/2। दिस मस्ट बी इक्वल टू b/2 फॉर व्हाट? फॉर टी हाफ ऑफ बी। बताओ मेरी बात समझे? अगर बी की हाफ लाइफ चाहिए तो b माइनस 3x/2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? b/2 के बराबर होनी चाहिए। और x की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, खत्म हो गया सवाल। यानी अगर x की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। b माइनस 3x/2 शुड बी इक्वल टू b/2। b माइनस 3x/2, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, है ना, दाएं बाएं कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3x/2 which is equal to b/2। so b is equal to 3x। ठीक कर रहे हैं? ठीक ही होगा, है ना? हाँ सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल, और x की वैल्यू कितनी है सर? b इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस ई रेस पर माइनस 2kt। ये जो t है सर इस टाइम ये t हाफ के बराबर है। ये b का t हाफ होगा बिकॉज आपने b/2 से इक्वेट किया है। तो यहां पर इसको यहीं पर मेंशन कर लेते हैं, दिस इज t हाफ ऑफ b। ठीक है, चलिए हम अलग से t कैलकुलेट करते हैं। तो यानी ये आ जाएगा आपका 1 माइनस ई रेस पर माइनस 2kt, जो कि t हाफ है एक्चुअली, इट इज इक्वल टू b/3 है। थोड़ा और तमीज से लिखें तो ई रेस पर माइनस 2kt की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ये 1 उधर चला जाएगा, बात समझ रहे हैं? तो ये आ जाएगा 1 माइनस यानी 3a माइनस b बाय 3a। चलिए ठीक है सर, इससे जरा t की वैल्यू बताइए। तो t की वैल्यू आ जाएगी, अपने आप समझना, t की वैल्यू आ जाएगी 1/2k ln 3a अपॉन 3a माइनस b। ये है टी हाफ सर। ये एक्चुअली टी हाफ है जो आप निकालना चाह रहे थे। किसके लिए? बी के लिए। सर ये वो है जिसको जो आप निकालना चाह रहे थे अब बी के लिए। ये बी का टी हाफ, समझना, दिस इज द टी हाफ वैल्यू ऑफ बी। क्लियर? अच्छा, अब मुद्दे की बात क्या है, समझाना क्या चाह रहा था? समझाना ये चाह रहा था कि अब आप देखिए दोनों टी हाफ आपके सामने ए का भी टी हाफ है जो कि आपने बताया ln 2/2k के बराबर है, और आपके पास बी का भी टी हाफ है जो कि आपने बड़ी मेहनत से 1/2k ln 3a अपॉन 3a माइनस बी निकाला है। बहुत बढ़िया सर, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि क्या ये पॉसिबल है कि दोनों की हाफ लाइफ बराबर हो जाए? अब हो क्या जाए सर, अब पॉसिबल क्या है सर? अब मान लीजिए दोनों की बराबर कर देते हैं। तो अगर मैं दोनों की हाफ लाइफ बराबर करना चाहता हूं तो इस स्टेटमेंट को सब लोग ध्यान रखेंगे, फॉर टी हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू टी हाफ ऑफ बी। क्या कंडीशन बनेगी जरा जल्दी से बताओ? अगर दोनों के आपने हाफ लाइफ को बराबर करना है तो दैट मींस दीस टू वैल्यूज विल बी सेम, यानी ln 2/2k मस्ट बी इक्वल टू 1/2k ln 3a अपॉन 3a माइनस बी। हाँ सर बिल्कुल सही सर, 2k तो उड़ जाएगा, और इसको देख के ऐसा लगता है कि 2 बराबर 3, यानी कि 3a बाय 3a माइनस बी इज इक्वल टू 2। सर इससे तो ये पता चलता है कि 3a इज इक्वल टू 6a माइनस 2b। सर इससे तो ये पता चलता है कि 3a इज इक्वल टू 2b। इससे तो ये पता चलता है कि a इज टू b वो 2 इज टू 3। और इससे तो ये पता चलता है कि सर यही तो हमारा स्टोशियोमेट्रिक रेशो भी है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ए और बी यानी रिएक्टेंट्स के इनिशियल अमाउंट्स को उनके स्टोशियोमेट्रिक रेशो में लिया जाए, यानी इफ ए इज टू बी इज 2:3, then their half lives remains same irrespective of the order of the reaction। ये एक रिजल्ट है जिसको सब लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि अगर a is to b की वैल्यू 2:3 है जो कि स्टोशियोमेट्रिक रेशो था, तो ऐसे में सर दोनों लोगों की हाफ लाइफ आपस में बराबर होंगी। हमने जनरल निकाल लिया सर, जनरल इज दिस एंड दिस, द जनरल हाफ लाइफ आर दिस। बट अगर आपको कभी ये पूछा जाए कि ये बताइए दोनों की हाफ लाइफ को बराबर कम मानेंगे, तो आप बता, और ये कोई केमिस्ट्री नहीं है सर, ये सारी बकवास करने से पहले हम मोल कॉन्सेप्ट में यही काम करते थे सर। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट सर। जब आप उनके इनिशियल अमाउंट को इस तरह से खर्च कर रहे हैं, उनके इनिशियल अमाउंट को इस तरह से ले रहे हैं जो उनके स्टोशियोमेट्रिक रेशो है, तो सर दोनों लोग बराबर टाइम में ही खत्म हुआ करते थे। सर दोनों की हाफ लाइफ बराबर ही हुआ करती होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने ये सिर्फ प्रूफ करके दिखाया है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, लेकिन ये आप किसी भी ऑर्डर के लिए प्रूफ कर सकते हैं। आप समझिए,
यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप चाहें तो इस फाइनल रिजल्ट को ध्यान रख सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, irrespective of the order, if the initial concentrations of reactants are in the stoichiometric ratios, then half-lives of all the reactants are same. समझ रहे हो बात को? यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर रिएक्टेंट्स के इनिशियल अमाउंट, उनके इनिशियल अमाउंट स्टोइचियोमेट्रिक रेशियोज में दे रखे हैं, तो उनकी हाफ लाइफ हमेशा अब बराबर निकल के आती। क्लियर? चलिए सर और बात कर लेते हैं जल्दी से। एक और सवाल ले लेते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। इसमें सिर्फ एक बात बतानी है जिसको तुम्हें ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है जो कि एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, यानी ए जो है वो बी के पास आ रहा है, बी यहां से चल के सी के पास जा रहा है, सी यहां से चल के डी के पास जा रहा है, सो दिस इज अ सीक्वेंशियल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो कि एक ये सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो अगर ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है और वो ये पूछना चाहता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, तो ये तो सर थोड़ा सा मैथ्स लगती है ए और बी का रेशो, लेकिन अकल ये कहती है कि आप उस टाइम की बात कर रहे हैं जो एक लॉन्ग इंटरवल है। तो सर लॉन्ग इंटरवल में तो ये एक स्टैग्नेंट रिएक्शन हो चुकी होगी, जिसमें बहुत क्लियर है कि फर्स्ट रिएक्शन का जो रेट है, यानी ए से बी का जो रेट बनेगा वो बी से सी का भी रेट बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जिस रेट से ए चल रहा होगा बी के पास, उसी रेट से बी चल रहा होगा सी के पास। मेरी बात समझिएगा? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए इन द सेंस कि जो एक रेट होगा, अगर आप लॉन्ग टाइम इंटरवल की बात करें तो लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए तो यह लिखना बिल्कुल ठीक है कि, और ऐसे में सर जो समझ में आता है वो यही है कि जो आर ए होगा वो हमारा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए से निकाला जाएगा सर। बात समझ ना? तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आर ए की जो वैल्यू बनेगी वो कंसंट्रेशन ऑफ ए से K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए से डिफाइन होगी, और जो रेट से बी का खर्च होने का रेट होगा वो K2 इंटू बी से डिसाइड होगा। और ऐसे में अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें तो आर ए बराबर आर बी का मतलब हुआ K1A मस्ट बी इक्वल टू K2B, और इससे अगर आप A और B के एटम्स का रेशो यानी कंसंट्रेशंस का रेशो जानना चाहते हैं तो वो हर हालत में K2/K1 के बराबर होगा। और जहां तक K2 की वैल्यू है वो है ln2/30 और K1 की वैल्यू है ln2/1200, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ln2 कैंसिल होगा, ये 1200/30 आएगा जो कि 40 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप रेशो निकालना चाहते हैं बी और ए या ए और बी की कंसंट्रेशंस का, तो इस तरह से ये काम जो है वो किया जा सकता है। एक बार सब लोग आंसर भी इसका चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन जरूर देख लेना भाई, कहीं कोई कैलकुलेशन में एरर ना हो, तो एक बार इसको जरूर चेक कर लेना। क्लियर है? हाँ मतलब सीधा ही केस बनाया गया है, बहुत सीधा केस बनाया गया। तो इसका जो आंसर है, एक बार जरा आंसर भी कहीं मुझे मिल जाए।
हाँ, ठीक है। तो बहुत सीधा सा केस बनाया गया जिसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि लॉन्ग टाइम इंटरवल पे क्या है। अगर आप सिर्फ ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम इंटरवल पे क्या है। तो लॉन्ग टाइम इंटरवल पे यही है कि पूरा सिस्टम जिसको जितना तेज चलना है चल जाएगा, जितना धीरे चलना है चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो खत्म तो कोई भी नहीं होगा। तो ऐसे में सर रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन वो सिमिलर से हो जाएंगे। और आर ए की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं फर्स्ट रिएक्शन के लिए तो वो K1 ए के बराबर होगी। और सेकंड रिएक्शन की अगर आप बात करें तो सेकंड रिएक्शन में जो रेट होगा वो होगा K2B के बराबर। क्लियर है। तो अगर वो रेट K2B के बराबर है तो ऐसे में मतलब ऐसा ज्यूम कर लिया जाए कि ये इंडिविजुअल स्टेप्स बन गए। और ऐसे में इंडिविजुअल स्टेप्स के केस में आप जब दोनों के रेट्स को आपस में इक्वेट करेंगे तो आपको K1 K2 के रेशो से इनके ए और बी की कंसंट्रेशंस का या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के का रेशो भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए सर एक स्टेप और बात करते हैं। देखो इसी से मिलता जुलता ये एक और सीक्वेंशियल रिएक्शन का सवाल है। सीक्वेंशियल रिएक्शन पर सवाल पूछे जाने की संभावनाएं एडवांस लेवल पर ज्यादा दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पैरेलल रिएक्शंस पर उसने एक दो बार सवाल पूछे। तो अगर मैं सीक्वेंशियल रिएक्शन की बात करूं तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में संभावना है कि आपसे कुछ इस तरह की बात करे, लेकिन फिर वही सीक्वेंशियल रिएक्शन में बी की कॉन्सेंट्रेशन, बीच वाले की कॉन्सेंट्रेशन या सी की कॉन्सेंट्रेशन निकालना, ये सब एक लेंदी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व करता है जिसके चांसेस कम लगते हैं, है ना। तो लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोगों ने क्लास में, जिन लोगों ने भी क्लास में ये पढ़ा है वो जरूर एक बार पढ़ के जाएंगे। जैसे मैंने भी क्लासेस में ये बताया तो सब लोग उसको याद जरूर करके जाएंगे कि थोड़ी देर बाद ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बी की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किस टाइम पर होगी, कितनी होगी, वगैरह वगैरह, ये डिटेल में डिस्कशन हो चुकी। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं वो ये कि हो सकता है कि वो बड़े बड़े कैलकुलेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पर सवाल ना आए, ये जरूर पॉसिबल है। जैसे इस सवाल को भी अभी मैं एक बार सॉल्व करके देखता हूं, बहुत आसान है, फिर मैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दूंगा। वो ये कह रहा है कि भाई ये बताइए कि t इज इक्वल टू 0 पर ए नॉट है और बी और सी 0 है। चलिए ठीक है, यानी शुरुआत ए से हुई। वो ये जानना चाहता है कि बी जब स्टडी स्टेट में होगा तो सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी आफ्टर टाइम टी, जब हमारा बी स्टडी स्टेट में होगा। देखो एक चीज तो क्लियर है, अगर साहब स्टडी स्टेट में आ गए, यानी अगर साहब स्टडी स्टेट में आ गए, इसका मतलब यह हुआ कि वो जितना बन रहे हैं उतना ही आगे जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो, यानी बी की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। स्टडी स्टेट का तो यही मतलब होता है कि द कंसंट्रेशन चेंज ऑफ दैट सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ सर बी बीच में है ही नहीं। अरे भाई जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो इसका मतलब बी को बी से हटा दो। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रिएक्शन तो बहुत सीधी सी है। स्टडी स्टेट के दौरान, यानी एट स्टडी स्टेट ऑफ बी, एट स्टडी स्टेट ऑफ बी, ये रिएक्शन इस तरह से ट्रीट की जा सकती है। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं। यानी आप इस रिएक्शन को इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि ए सीधे सीधे सी के पास जा रहा है विद रेट कांस्टेंट K1, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बी तो बीच में है ही नहीं। और अगर ऐसा है फिर तो कुछ बचा ही नहीं सर। ए का जो भी इनिशियल अमाउंट है वो ए नॉट है, और ए का जो बचा हुआ अमाउंट है वो एटी है, और एटी को दुनिया जानते हैं ई रेस पर माइनस K1T के बराबर होता है। बात सही है। यानी ए का जो बचा हुआ अमाउंट, व्हाट इज एटी, एटी इज द लेफ्ट अमाउंट या कंसेंट्रेट जो भी बोले ऑफ व्हाट, ऑफ ए। तो अगर ए का बचा हुआ अमाउंट ये है तो ए का खर्च अमाउंट क्या होगा, ए का खर्च अमाउंट होगा ए नॉट माइनस एटी। What is A naught minus 80? It is the consumed amount. This is consumed. और ये कंज्यूम्ड अमाउंट अब है किसके पास, एक तरह से देखा जाए तो सर ये कंज्यूम्ड अमाउंट जो है वो सी के पास, और अगर वो सी के पास है तो सर यही सी की कॉन्सेंट्रेशन होगी। दिस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। तो द आंसर विल बी व्हाट, ए नॉट माइनस 80, वेयर 80 इज ए नॉट इंटू ई रेस पर माइनस K-T, दैट इज K1T, दैट इज K1T। तो अल्टीमेटली ये नॉट कॉमन ले लेंगे, दिस इज 1 माइनस ई रेस पर माइनस K1T। ये आपकी सी की कॉन्सेंट्रेशन होगी जो 1 माइनस ई रेस पर माइनस K1T से निकाली जा सकती। क्लियर, समझ में आया। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है हमारे पास इस तरह से सीक्वेंशियल रिएक्शन पर वो किसी और तरह से या किसी और फॉर्म में सवाल पूछने की कोशिश करें। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक केस बनाने की कोशिश करें, दिस इज केस 1, जिसमें वो कह रहा है कि ए जो है वो बी के पास जा रहा है और जो बी है वो सी के पास जा रहा है। रेट कॉन्स्टेंट्स K1 और K2 दोनों दे रखे, ठीक है। अच्छा, अब
ठीक है सर, अब तो फिर ये तो एक बड़ा सा मैथमेटिकल केस बनेगा, बी की कंसंट्रेशन निकालो, सी की निकालो सर, एक इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके सर एक तगड़ा इंटीग्रेशन वगैरह सब करना पड़ता है। ठीक, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि केस ये नहीं है। केस ये बन सकता है कि अगर वो मुझसे कह दे कि अज्यूम कर लीजिए कि जो हमारा K1 रेट कांस्टेंट है वो K2 से काफी बड़ा है, ये अज्यूम कर लीजिए आप। तो अब आप बताइए व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम टी। और साथ ही साथ आप मुझे यह भी बताइए कि अगर मैं इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशंस का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो कैसा दिखाई दे। तो मैंने कहा ठीक है, एक सेकंड रुकिए, K1 की वैल्यू K2 से बहुत बड़ी है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जब कभी भी K1 K2 को कंपेयर करेंगे तो K1 जीत जाएगा, यही इसका मतलब। ठीक, लेकिन सर मुझे ये बताइए ए से बी के कन्वर्जन में K2 तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई बड़ा या छोटा इससे क्या लेना देना। इसका मतलब ये हुआ सर, फर्स्ट रिएक्शन तो बिल्कुल सीधी है, ए का जो खर्चा है सर वो K1 डिसाइड करेगा। और ये दुनिया जानती है सर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो होता है एटी की वैल्यू वो हमेशा ए नॉट इंटू ई रेज पर माइनस K1 टी से निकाली जाती है। इसका मतलब K1 बड़ा है छोटा है सर, ये सब छोड़िए सर, देयर इज नो कंपैरिजन, द एटी इज ऑलवेज ए नॉट इंटू ई रेज पर माइनस K1 टी। ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिल्कुल सही। बी के बारे में बताइए। अब देखो दिमाग क्या कहता है, दिमाग ये कहता है कि K1 बहुत बड़ा है K2 से, तो अगर K1 बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ए हूं, वो बी है और वो आगे सी, और ये रेट बहुत फास्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं खड़ाक से बी के पास आ जाऊंगा ऐसे, और फिर जैसे ही बी के पास आऊंगा बी ऐसे धीरे धीरे सी के पास जाएगा, क्योंकि K2 बहुत स्लो। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर खटाक से आप ए के पास, ए की वैल्यू बी के पास आ जाए और फिर वो मरी मरी हालत में सी के पास जाए, तो सर एक चीज तो ये बड़ा क्लियर लगता है कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि बी खर्च होने की सोच रहा था उतनी देर में सारा का सारा ए, देखो सारा मत बोलो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फिर भी आप लगभग सारा का सारा ए बी के पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ सर, आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि बी की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो ए नॉट। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? यानी अगर ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आपने ए नॉट ले लिया तो सटाक से सारा का सारा ए नॉट वो बी के पास आ जाएगा, और बी खर्च भी नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि K2 बहुत स्लो है। यानी बी सोच रहा होगा कि चलो ठीक, पहले ए ने क्या किया, खर्च से सारा का सारा बी के पास आ गया, और जैसे ही वो बी के पास आने लगा बी ने सोचा चलो खर्च होते हैं। जैसे वो खर्च होने की सोच रहा था उतनी देर में खट 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 सारा का सारा ए किसके पास आ गया, बी के पास। यानी बी का इनिशियल अमाउंट क्या बन गया, ए नॉट, और अब वो किस रेट से घट रहा है, K2 रेट से, तो वो बी का अमाउंट क्या होगा सर, ये तो बड़ा आसान हो गया, बी का बचा हुआ अमाउंट होगा ए नॉट इंटू ई रेस पर माइनस K2। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? सब लोग अकल लगाना भाई। बी का जो बचा हुआ अमाउंट जो टाइम होगा, यानी बी का जो इनिशियल अमाउंट है वो ए नॉट है और वो K2 रेट से, रेट कांस्टेंट से घट रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है सर, जैसे आपने ए से बी बनाया वैसे आपने बी से सी बना दिया, खत्म। अब सी को क्या मिलेगा जरा ये बताइए। सर सी ये कह रहा है कि मैं धीरे धीरे बनता चला जाऊंगा, और मैं बनूंगा कितना टी टाइम के बाद, सर वो तो बी का बचा हुआ अमाउंट ही डिसाइड करेगा। और क्योंकि बी का बचा हुआ अमाउंट ये है और बी का इनिशियल अमाउंट ए नॉट माना गया था, तो जो भी बी का खर्च अमाउंट है वो ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू ई रेस पर माइनस K2 से निकाला जाएगा, जिसको और तमीज से लिखा जाए तो ए नॉट कॉमन लेके 1 माइनस ई रेस पर माइनस K2 बोला जा सकता है। बताओ मेरी बात समझे? यानी बी का, ए का और सी का कंसंट्रेशन आप टी टाइम के बाद बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। समझिए, अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। चलिए अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, चलिए यहीं पर ग्राफ बना लेते हैं। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं कंसंट्रेशंस का टाइम के साथ, तो अगर मैं कंसंट्रेशंस का टाइम के साथ ग्राफ बनाना चाहता हूं जिसमें तीनों ही ग्राफ एक साथ बना देता हूं मैं, तो ए की कंसंट्रेशन का सर देखिए ऐसा, ए जो है वो बहुत तेजी से बी के पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ सर ये ए का इनिशियल अमाउंट है ए नॉट, सर टप करके नीचे आ गया सर, कड़ाक से नीचे गिरेगा क्योंकि ए का घटना बड़ा फास्ट रेट से हो रहा है, बिकॉज K1 की वैल्यू बहुत बड़ी, तो इसका मतलब ये हुआ। और उसके बाद सर क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो सर घुस तो जाएगा नहीं सर, ये धीरे 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 करके कम होता चला जाएगा, और उसके बाद ये एक पैरेलल सा, दिस इज ए का ग्राफ। समझो बात को। बी की बात करते हैं, बी का क्या होगा सर? बी ये कह रहा है कि जिस टाइम पर तुम नीचे गिरोगे उस टाइम पर मैं ऊपर हूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा अमाउंट मेरे पास आ जाएगा, तो जहां तुम्हारा मिनिमम वहां मेरा मैक्सिमम है, खड़ाक से ऊपर उठेगा। समझिए बात को। और फिर क्या कहेगा, चलो धीरे 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 सी के पास एक्सपोनेंशियली गिरते चले जाते हैं।
ये आपका बी का ग्राफ। और सी क्या बोलेगा? सी बोलेगा भैया ऐसा है, हम तो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और सब कुछ होने के बाद बहुत दिनों बाद हमारा सारा अमाउंट, तुम्हारा सारा अमाउंट मेरे पास आ जाएगा। यानी सी धीरे 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 बढ़ता जाएगा और शायद कभी ना कभी बहुत दिनों बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो शायद ए नॉट तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। यानी जहां तक कर्व का सवाल है सर, ये पहला वाला ग्राफ ए का कंसंट्रेशन होगा आफ्टर टाइम टी, ये दूसरा वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ सी की कंसंट्रेशन होगा आफ्टर टाइम टी, और ये वाला ग्राफ बी की कंसंट्रेशन होगा आफ्टर टाइम टी। यानी एटी बीटी सीटी आप इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर? इसमें ये बात जरूर ध्यान रखना कि जहां ए का गिरावट होगा मिनिमा टाइप का, वहां पर बी का मैक्सिमा आना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि लॉजिकल, थोड़ा सा लॉजिकल। अच्छा, यही काम केस 2 के साथ भी आप कर सकते हैं। केस 2 क्या बना रहे हैं आप? केस 2 आप कह रहे हैं, केस 2 एक ऐसा केस बनेगा जिसमें, दिस इज केस 2, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ए जो है वो बी के पास जा रहा है, बी जो है वो सी के पास जा रहा है। ये रेट कांस्टेंट K2 है, ये रेट कांस्टेंट K1 है। ए का इनिशियल अमाउंट आपने ए नॉट ले रखा है। केस ये है कि जो K1 है वो K2 से बहुत छोटा है, यानी K2 बहुत बड़ा है K1 से। अब क्या होगा? तो अब फिर वही एटी बीटी सीटी की वैल्यू बताइए। चलिए सर अभी बताते हैं। टी टाइम के बाद एटी कितना है, टी टाइम के बाद बीटी कितना है, और टी टाइम के बाद सीटी कितना है। चलिए निकाल लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। सर देखिए ऐसा है कि ए का एटी का वैल्यू में तो कंपैरिजन है ही नहीं, तो सर वो तो हमेशा वही होगा, दैट इज ए नॉट इंटू ई रेज़ पावर माइनस K1T। हाँ, जहां तक बी का सवाल है सर, ये लगभग जीरो होगा। कैसे? सर एक तो देखिए चल क्या रहा है, मैं बहुत धीरे धीरे बी के पास जाऊंगा और जैसे ही पहुंचूंगा खड़ाक से वो सी में चला जाएगा। यानी बी क्या बोलेगा? भाई तुम आओ मैं जा रहा हूं, तुम आओ मैं जा रहा हूं, यानी मेरे तुम्हारे आते ही मैं खत्म हो जाता हूं। यानी लगभग लगभग बी की कॉन्सेंट्रेशन में आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा, लगभग जीरो दिखाई देगी। और जहां तक सी का सवाल है, तो सर जब बी बीच में है ही नहीं, तो जो सी होगा वो ए का कंज्यूम्ड अमाउंट होगा, और ए का कंज्यूम्ड अमाउंट ए नॉट माइनस एटी होता है, तुम्हें पता है, दैट इज ए नॉट, कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस K1T इज द फाइनल आंसर। क्लियर? लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बहुत आसानी से। सर कंसंट्रेशन का कर्व टाइम के साथ अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं कंसंट्रेशन का टाइम के साथ कर्व। ए का जहां तक सवाल है सर, ए तो अपने हिसाब से जैसे गिरता है नॉर्मल तरीके से सर, एक्सपोनेंशियली गिरता है, गिरता चला जाएगा। बी का जहां तक सवाल है, थोड़ा सा तो उठेगा सर, लेकिन उसके बाद सर वही है सर, वो नजर ही नहीं आएगा आपको, खत्म। क्यों कह रहे हैं थोड़ा सा क्यों उठेगा? क्योंकि बी खर्च तब होता है जब वो बनेगा, बनेगा ही नहीं तो खर्च कैसे होगा? यानी शुरू में वो बनेगा तो जरूर, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन में आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसके बनते ही वो खत्म होता चला जाएगा। यानी शुरू में तो उठेगा और उसके बाद कांस्टेंट होगा। और जहां तक सी का सवाल है सर, सी जैसे चलता था वैसे ही चलता चला जाएगा, और ये आपको कर्व कुछ ऐसा दिखाई दे। यानी जहां तक सवाल, और ये पक्का है कि सी की वैल्यू किसी ना किसी शुरुआती दौर में बी के नीचे जरूर होगी, क्योंकि सी बी से बनता है, तो बी शुरुआती दौर में हर हालत में सी से ज्यादा होगा। यानी ये कर्व में बी ऊपर जरूर होगा, सी नीचे जरूर आएगा। आप समझ रहे हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। जेई के मेंस के एडवांस के पेपर में इस चीज का वो बहुत यूज कर सकता है। समझ रहे बात को? क्लियर है? तो जहां तक कंसंट्रेशन का सवाल है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सी, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। क्लियर? समझ पाए सब लोग? क्लियर है? चलिए सर और बात कर लेते हैं। ये मुझे लगता है, मुझे ये पैरेलल रिएक्शन का एक सवाल दिखाई देता है। पैरेलल रिएक्शन का एक सवाल दिखाई देता है जिसमें ए बी के पास भी जा रहा है और ए ही सी के पास भी जा रहा है। तो पैरेलल रिएक्शन के बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि तुमने पढ़ी भी है, तुम्हें पढ़ाई भी गई हैं। ए बी के पास जा रहा है और ए सी के पास जा रहा है। सर ये पैरेलल रिएक्शन दो ही है? हाँ, दो पैरेलल रिएक्शन है, जिसमें पहला रेट कांस्टेंट K1 है और दूसरा रेट कांस्टेंट K2। अब देखो सबकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्योंकि 1 1 है, तो एक चीज तो वैसे ही समझ में आता है कि इन तीनों की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी जोड़ी जाए तो वो फाइनली इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ही डिसाइड करेगी। यानी इसमें तो कोई शक नहीं है कि ए का जो इनिशियल अमाउंट होगा, दैट इज सी ए नॉट, इट विल बी इक्वल टू सी का बचा हुआ अमाउंट, ए का बचा हुआ कंसंट्रेशन, बी का बना हुआ कंसंट्रेशन और सी का बना हुआ कंसंट्रेशन। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन तो सही होना ही चाहिए सर। हाँ, बात भी सही है सर, जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में कोई चेंजेस ही नहीं है, 1 1 1 है, तो बात क्लियर है कि जो टोटल मोल्स होंगे वो इनिशियल मोल्स के बराबर होंगे। ठीक। दूसरी बात ये है कि सर आप ये बताइए ए की खर्च होने का रेट क्या है?
What is the disappearance rate of A? The disappearance rate of A will be equal to the disappearance rate of first A in the first reaction and the disappearance rate of A in the second reaction. क्योंकि A दोनों जगह घट रहा है, यानी एक चीज तो वैसे ही क्लियर हो गई कि जो नेट डीए बाई डी टी जो होगा, द नेट डीए बाई डी टी जो होगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस डीए बाई डी टी इन द फर्स्ट रिएक्शन प्लस माइनस डीए बाई डी टी इन द सेकेंड रिएक्शन। हाँ बिल्कुल सही है सर। किसी भी अमाउंट को आप दो जगह बांट रहे हैं तो जो नेट बांटा आपने वो क्या बांटा, इधर जितना बांटा प्लस इधर जितना बांटा, यानी अगर एक एक खर्चे का रेट निकालना है तो इधर कितना खर्च हो रहा है उधर कितना खर्च हो रहा है, दोनों जोड़ दीजिए। और दुनिया जानती है सर डीए बाई डी टी की जो वैल्यू होगी, अगर मैं ध्यान से देखूं तो डीए बाई डी टी की वैल्यू जैसे यहां पर लिख रहा हूं तो दिस इज माइनस डीए बाई डी टी, यानी ए का बचा नेट खर्चा, माइनस डीए बाई डी टी 1 प्लस डीए बाई डी टी 2। अब आप सोच के बताइए व्हाट इज माइनस डीए बाई डी टी 1? सर माइनस डीए बाई डी टी 1 यानी इस जगह पर ए का खर्चा वो बी के रेस्पेक्ट में लिखा जाए तो क्या वो डीबी बाई डी टी नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। और अगर आप सी के रेस्पेक्ट में लिखें तो सेकंड खर्चे को डीसी बाई डीटी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि इस रिएक्शन में माइनस डीए बाई डीटी विल बी इक्वल टू डीबी बाई डीटी और इस रिएक्शन में माइनस डीए बाई डीटी इज इक्वल टू डीसी बाई डीटी अकॉर्डिंग टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर बिल्कुल सही। और इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको ए को भी उधर ले जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि माइनस डीए बाई डीटी प्लस डीबी बाई डीटी प्लस डीसी बाई डीटी मस्ट बी इक्वल टू 0। सर मुझे सेकंड एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सही लगता है, सेकंड एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सही लगता है सर। तीनों की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एबीसी, अब जो भी माइनस प्लस का निशान आने वाला है, अल्टीमेटली शुड बी इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, अल्टीमेटली शुड बी इक्वल टू 0। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है बी और सी की कॉन्सेंट्रेशंस आफ्टर टाइम टी, उनका रेशो क्या? अरे सर वो तो यहीं से दिखाई दे रहा है। अगर आप बी और सी की कॉन्सेंट्रेशंस का रेशो लेना चाहते हैं तो ये भी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि ए बी के पास जा रहा है विद रेट कांस्टेंट K1 और ए सी के पास जा रहा है विद रेट कांस्टेंट K2, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेरा माइनस डीए बाई डी टी 1 होगा वो डीबी बाई डी टी होगा और वो K1 ए के बराबर होगा। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। और माइनस डीबी बाई डी टी माइनस डीए बाई डी टी जो 2 होगा, यानी बी ए का सेकेंड रिएक्शन में जो खर्चा होगा वो एक्चुअली सी की फॉर्मेशन के अपीयरेंस रेट के बराबर होगा एंड दिस शुड बी इक्वल टू K2A। और अगर मैं इन दोनों का धीरे से रेशो ले लूं, अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूं, आप समझ रहे हैं, अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूं तो एकदम साफ समझ में आता है कि जो डीबी बाई डीसी है किसके बराबर आ रहा है भाई? सर जो डीबी बाई डीसी है वो अल्टीमेटली K1 बाय K2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ डीबी क्या है? डीबी इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी एंड व्हाट इज डीसी? कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम सी। सो दिस रेशो इज K1 बाय K2, यानी अल्टीमेटली मुझे तीसरा ऑप्शन भी ठीक लगता है, बी और सी की कंसंट्रेशन का रेशो उनके रेट कांस्टेंट्स के रेशो के बराबर है। और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1-1। अगर इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल जाते तो आपको यहां चेंजेस दिखाई देते। कैसे चेंजेस दिखाई देते? सर उस टाइम पर ये 1/2 डीबी बाई डी टी, सपोज बी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सपोज 2 है तो ये 1/2 डीबी बाई डी टी हो जाता और ये 1/3 डीसी बाई डी टी हो जाता, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। उसके बाद जब आप सीबी बाई सी निकालते तो उस केस में ये वैल्यू K1 बाई K2 नहीं आती सर, उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन से निकाला जाता। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बताऊं तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये एक अलग सा एग्जांपल है। जैसे ए है वो 2B बनाता है और मान लीजिए 3C बनाता है। ये रेट कांस्टेंट K1 है, ये K2। ऐसे में अगर आपसे B और C का मोलर रेशो पूछा जाए, ऐसे में अगर आपको B और C का मोलर रेशो निकालना, दैट इज CB बाई CC, तो वो 2K1 तुम करके देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3K2 के बराबर होगा। सब लोग इस बात को ध्यान रखें। यानी अगर मैं जनरल लिखना चाहता हूं तो जनरल भी लिख सकता हूं। अब यार ये सब तो खेल कूद है यार, इसको खेलते रहो जितना खेलना है। अगर आप जनरल लिखना चाहते हैं तो जनरल क्या बनेगा? जनरल बनेगा हमारा कि अगर ए जो है वो XB बनाता है और ए ही हमारा YC बनाता है विद रेट कांस्टेंट्स K1 एंड K2, तो सर एक चीज क्लियर है, इस पैरेलल रिएक्शन में आफ्टर टाइम T B और C की कंसंट्रेशंस का जो रेशो होगा वो हर सूरत में XK1 डिवाइडेड बाय YK2 से निकाला जाएगा एंड दिस इज जनरल। आप डिराइव कर सकते हैं, आपको डेरिवेशन मैंने बता दिया।
यानी इस, समझ रहे बात को, इस x को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, इस x को इधर से मल्टीप्लाई कर दो और इस y को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम डिराइव कर सकते हो। मैंने तुम्हें पूरा डेरिवेशन अभी दिखाया, ये पूरा डेरिवेशन तुम्हारे सामने, समझ रहे बात को। तो ठीक है सर, हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथे ऑप्शन पर आते हैं। चौथा ऑप्शन आपने क्या दिया? चौथे ऑप्शन आप कह रहे हैं कि बी की कॉन्सेंट्रेशन और ए नॉट माइनस सी ए, व्हाट इज सी ए नॉट माइनस सी ए? दिस ए, बी की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कंज्यूम्ड, उनका रेशो क्या है? सी ए नॉट माइनस सी ए, बताओ जरा, सी ए नॉट माइनस सी ए क्या है सर? ये वैल्यू क्या है? दिस इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ बी divided by what is CA naught minus CA? This is consumed A. consumed A. A भाई CA naught हमारा इनिशियल था कंसेंट्रेशन, A हमारा बचा हुआ है, तो इन दोनों को माइनस करने से क्या आएगा? वो कंसेंट्रेशन आएगा A का जो कंज्यूम हो गया। तो अल्टीमेटली मुझे क्या रेशो चाहिए? मुझे B का रेशो चाहिए, किसके साथ? A के कंज्यूम्ड अमाउंट के साथ। तो ये एक काम आपको और करना है, तो ये भी कर सकते हो तुम अपने हिसाब से देखोगे तो इसको भी किया जा सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान है। आप ए जो कंज्यूम हो रहा है और सी में हो रहा है, और किस रेशो में हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, वो किस रेशो में हो रहा है सर? वो हो रहा है हमारा K1:K2 के रेशो। यानी ए कंज्यूम हो रहा है, उसका इनिशियल अमाउंट ए नॉट था, वो कंज्यूम हो रहा है किस रेशो में? K1:K2। तो कितना कंज्यूम हो रहा है ये भी निकाला जा सकता है। आप समझ रहे हैं? तो यानी अगर मैं आपको ये बोलूं कि नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि, चलिए यहीं लिख लेते हैं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इनिशियल अमाउंट मेरा ए नॉट, ठीक, और मैं ए नॉट माइनस ए ये वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो ये ए नॉट माइनस ए जो है ये होगा मेरा कंज्यूम्ड अमाउंट। एंड दिस कंज्यूम्ड अमाउंट इज, ये जो कंज्यूम्ड अमाउंट है ये दो लोगों में बट रहा है, एक बी में और एक सी में। किस रेशो में बट रहा है सर? ये बट रहा है K1:K2। तो इसका मतलब ये हुआ, किसी एक अमाउंट को अगर दो रेशो में बांटना है तो किसको कितना कितना मिलेगा ये तो निकाल ही सकते हो। तो बताओ जरा, सी को कितना मिलेगा सर? सी को मिलेगा K2 अपॉन, समझ बात को, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ए नॉट माइनस ए। यार ये तो सिंपल गणित है। किसी एक वैल्यू को अगर आप दो रेशो में बांटे तो किसी एक को कितना मिलेगा सर? बी को मिलेगा K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू दिस, और सी को मिलेगा K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू दिस। और इससे अगर आप सी अपॉन ए नॉट माइनस ए निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा? सी अपॉन ए नॉट माइनस ए अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा K2 अपॉन K1 प्लस K2। यानी कि अगर C अपॉन ए नॉट माइनस ए निकालना चाहते हैं तो वो यही निकल के आएगा, एंड दैट इज K1 अपॉन, यार B निकालना था, सॉरी, समझ बात को, C निकालेंगे तो K2 अपॉन K1 प्लस K2 आ जाएगा, और B निकालेंगे तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 आ जाएगा। तो ठीक है सर, यानी ये C की वैल्यू हो गई, और अगर आप ये तो C की वैल्यू हो गई K2 अपॉन K1, और अगर आप B की कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेशो लेना चाहते हैं ए नॉट माइनस ए का, तो वो आ जाएगा आपका K1 अपॉन K1 प्लस K2। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे ये चारों ही ऑप्शन मुझे ठीक लगते हैं, क्योंकि इन चारों जगहों पर सेम काम किया गया। क्लियर है? यानी बहुत अच्छा सवाल, बहुत सीधा सवाल बनाया गया है, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जिस पर सवाल जो है पूछे जाने के चांसेस हैं। तो सब लोग जो है इसका जरूर ध्यान रखेंगे कि पैरेलल रिएक्शंस पर जेई ने सवाल बनाए भी हैं, पैरेलल रिएक्शंस पर और अच्छे सवाल बन सकते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शन पर सवाल कम पूछा गया है, बल्कि ना के बराबर पूछा गया, इसलिए सीक्वेंशियल रिएक्शन पर सवाल एडवांस लेवल पर पूछे जाने के चांसेस बनते। ठीक है, तो वो जो केसेस बनाए गए थे उन केसेस को सब लोग बहुत ध्यान से देखें। क्लियर है? समझो। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं। तो ये पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन के सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा ना समझदारी से करना, क्योंकि चांसेस एडवांस लेवल पर इन पर पूछे जाने के बनते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, चलिए ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा ले लेते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस, देखो फिर वही ये पैरेलल रिएक्शन पर केस बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो एक पैरेलल रिएक्शन है जिसमें हमारा जो ए है, जो हमारा ए है वो किस तरह से टूट रहा है या किस तरह से बन रहा है, ज़रा वो देखें। अगर तो जो मेरा ए है वो बी के पास भी जा रहा है और वो सी के पास भी जा रहा है, तो अगर ध्यान से देखा जाए रिएक्शन कुछ इस तरह की है जिसमें ए बी के पास भी जा रहा है
ए सी के पास भी जा रहा है और ए डी के पास भी जा रहा है, लेकिन इस बार जो है इनकी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी कुछ ना कुछ दे रखे हैं और साथ ही साथ रेट कांस्टेंट्स की वैल्यूज भी हैं, 3 के है, एक की 2 के है और एक की के दे रखी है। अब कुछ ऑप्शंस हैं, ये जेई में पूछे गए सवालों में आते हैं, पुराने सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, जिसमें ये कहना चाह रहे हैं कि बी सी डी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो जैसे कि हमारी पहले भी बात हो चुकी है, बहुत सीधी सी कहानी थी कि बी सी डी का जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो इनके रेट कांस्टेंट्स और इनकी स्टोशियोमेट्रीज के रेशोज पे ही डिपेंड करेंगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरा मानना यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी इज टू कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम टी। अगर ये ध्यान से देखा जाए तो ये अल्टीमेटली, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि ये किस तरह से निकाला जाता था, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू दिस, समझ रहे बात को? तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 3:2 और 2 × 2 दैट इज 4। तो यानी अल्टीमेटली B/C का रेशो जो है वो 3:4 है। सिमिलरली अगर आप C और D का रेशो निकालना चाहें तो C और D का भी रेशो निकाल सकते हैं। C और D का रेशो जो बनेगा वो बनेगा 2:4 दैट इज 4:3। यानी अल्टीमेटली अगर मैं बी सी डी का रेशो निकालना चाहूं आफ्टर टाइम टी, तो आफ्टर टाइम टी बी सी डी का जो मोलर रेशो या कंसंट्रेशन का रेशो बनेगा वो 3:4:3 बनेगा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो ठीक लगता। ठीक, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये जानना चाह रहे हैं सी की जो कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी वो बी और डी से ज्यादा होगी और बी और डी की आपस में बराबर होगी। तो ये भी थोड़ा सा लॉजिकल ही दिखाई देता है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर बी सी डी की कंसंट्रेशंस की बात करें तो लॉजिक ये कहता है अगर ए आपने 1 से शुरू किया है तो अगर ये 1 है तो आप ऐसे समझ सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसकी कुछ अमाउंट इस जगह पर खर्च होगी। मान लीजिए इसका ए कंसंट्रेशन इस जगह पर खर्च हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली बी कितना बनेगा? अकॉर्डिंगली बी ए बन जाएगा। इस जगह पर इसका खर्चा मान लीजिए बी हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली सी कितना बनेगा? वो मान लीजिए 2b बन जाएगा। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट विल बी, मान लीजिए सी खर्च हो रहा है, तो इधर ये कितना बन जाएगा? 3c बन जाएगा। अब देखिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक चीज तो क्लियर है कि a प्लस बी प्लस सी ये मिलाकर 1 के बराबर होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, क्योंकि सब कुछ खर्च होने के बाद 1 ही तो होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट ये 0 होगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से सब कुछ खत्म नहीं होता, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस विल बी 0 एंड इफ इट इज 0 देन a प्लस बी प्लस सी विल बी 1। ठीक, दूसरी बात क्या है कि सर इनके जो रेशोज हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं। सर किसी भी इंस्टेंट पर ये रेशो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, वो 3:4:3 ही है। तो इसका एक चीज तो इंफॉर्मेशन हमें पता है कि A:2B:3C, ये हमारा सर 3:4:3 होना चाहिए। ये भी सही। इन दोनों बातों को देखकर सर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान से देखोगे तो हमारी सारी बातें क्लियर हो रही हैं। क्या 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 चीजें समझ में आती हैं कि अगर मैं सर ए को सपोज x मान लूं, तो जो a को अगर मैं सपोज 3x मान लूं, तो जो हमारा 2b होगा, यानी अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ax ले लेते हैं, 2b की वैल्यू हमारी a हमारा 3x ले लेते हैं, a हम 3x ले लेते हैं, जो हमारा 2b है रेशो के अकॉर्डिंगली ये हमारा 4x बन जाएगा, और जो हमारा 3c है वो हमारा 3x बन जाएगा। ये इस रेशो से समझ में आता है। और फर्स्ट इक्वेशन ये कहती है कि एबीसी का सम 1 है, और इससे भी देखो दिखाई दे रहा है कि जो 2b है, व्हाट इज 2b? सर 2b एट एनी इंस्टेंट दिस 2b विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ b after a long time, this is the concentration of C at any time and this is the concentration of D at any time। तो यानी एक चीज तो समझ में आती है कि सर C की वैल्यू हमेशा A और B से बड़ी होगी और A और B की वैल्यू हमेशा आपस में बराबर होगी। यानी जो लॉजिक समझ में आता है वो यही है कि जो हमारा C है वो 4x है, जो कि हमेशा बड़ा होगा। तो सेकंड इक्वेशन भी हमें सही दिखाई देती। तीसरी बात ये कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं ABC को, यानी A प्लस B प्लस C करूं, तो ये 1 के बराबर निकल के आता है। ठीक है, तो अब जरा ए बी सी की बात करते हैं। तो ए की वैल्यू तो 3x है, यहां से बी की वैल्यू ऑब्वियसली अगर हम देखें यहां से ए की वैल्यू तो 3x ही आ रही है, लेकिन अगर आप बी की वैल्यू निकालें तो ये 2x दिखाई देती, और यहां से सी की वैल्यू निकालें तो वो x निकल के आती है। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी 1 कर दूं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 1। सो x विल बी इक्वल टू 1/6, यानी x की वैल्यू 1/6 आ रही है। अगर x की वैल्यू 1/6 आ रही है, ये तो रेशो ही है, x की वैल्यू अगर 1/6 आ रही है, तो आपको अगर c की इंफिनिटी कंसंट्रेशन चाहिए तो c की जो इनफाइनाइट कंसंट्रेशन है वो 2b के बराबर,
बात समझ रहे हैं। और 2b की वैल्यू जो है वो 4x के बराबर, और x की वैल्यू आपने डी 1/6 निकाली है। तो अगर आप c की कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट टाइम के बाद निकालना चाहते हैं तो इट इज 2b विच इज इक्वल टू 4x विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1/6। साफ समझ में आता है। 4 इंटू 1/6 इज 2/3 विच इज इक्वल टू 0.67। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल सही। जहां तक चौथी इंफॉर्मेशन की बात है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सर जब ए ही 1 मोलर है तो बी की वैल्यू 1 मोलर तो हो ही नहीं सकती किसी भी इंस्टेंट पर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर लास्ट वाली इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 है एंड द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर 1 एंड 1, सो अल्टीमेटली बी कैन नॉट बी 1। तो फोर्थ ऑप्शन सही नहीं लगता, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन जो है वो लॉजिकल लगते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए और बात कर लेते हैं। एक आध सवाल और कर लेते हैं। मान लीजिए ये सवाल ले लेते हैं, पुराना सवाल है, जेई में पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल, पुराना सवाल जो कि एक ट्रेडिशनल सवालों में गिना जाता है। ये सवाल एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है, जो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एंड दैट इज log KT2 by KT1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। जिसमें अगर मुझे सारी बातें पता हो तो मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिकल है। T1 T2 हमें सवाल में दे रखे हैं, एक 25 डिग्री दे रखा है, एक 40 डिग्री दे रखा है। एक्टिवेशन एनर्जी भी इतने टेम्परेचर रेंजेस पर कांस्टेंट है, वो उसने ऑलरेडी बता रखी है, दैट इज गिवन एज 70 किलो जूल पर मोल। यानी इधर की सारी चीजें हमें पता है। उधर KT2 और KT1 की बात करते हैं। व्हाट इज KT2 एंड व्हाट इज KT1? KT1 जो है वो 25 डिग्री वाला है, तो मैं सबसे पहले KT1 निकालता हूं बिकॉज दिस डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो आपने सबसे पहले KT1 निकाला। KT1 इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जो भी बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं K25, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी सर? दिस इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए 2.303 अपॉन टी की वैल्यू 20 मिनट्स है। लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, 25% डिकम्पोजिशन हुआ तो इनिशियल वैल्यू अगर ए नॉट है, 25% डिकम्पोज कर गया तो इसका मतलब 75% बच गया, और अगर 75% बच गया तो नीचे 3/4 आएगा, अल्टीमेटली इट विल बी 4/3। अच्छा, यही चीज अगर आप KT2 निकाले जो कि K 40 डिग्री पर है, वो क्या होगा? K 40 डिग्री पर सर इक्वेशन सेम बनेगी, टाइम भी सेम लिया गया है, तो इट इज 2.303/T 20 लॉग ऑफ A0/AT। हमें यही निकालना है कि A0/AT या AT/A0 की वैल्यू क्या है। वो निकालना चाहता है कि आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना परसेंटेज डिकम्पोजिशन ऑब्जर्व करेंगे। यानी आपको AT/A0 की वैल्यू आपके रेस्पेक्ट में सवाल को सॉल्व करना है। आप समझ रहे हैं? AT इज द लेफ्ट अमाउंट, A0 इज द इनिशियल अमाउंट, तो कितना बच गया उसके अकॉर्डिंगली आप लेफ्ट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और कंज्यूम्ड परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। वो जो भी जानना चाहे हम आंसर बता देंगे। तो यानी KT2 की जो वैल्यू है वो ये, बात समझ रहे हैं? तो अब आप ये चीज अगर यहां पुट करते हैं तो क्या आएगा सर? ये चीज जब मैं यहां पुट करूंगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी log ऑफ KT2 by KT1 log ऑफ व्हाट इज KT2? KT2 इज दिस मच एंड KT1 इज दिस वन। यानी कि log KT2 by KT1 के अकॉर्डिंगली जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो भी अननोन बचेगा वो अननोन ही आपको फाइनल आंसर कैलकुलेट करके देगा। अब आप जरा समझिएगा पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी यह है कि मुझे जो भी इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली मुझे अल्टीमेटली ये निकालना है कि सेकंड वाले केस में हमारे पास परसेंटेज, व्हाट विल बी द परसेंटेज डिकम्पोजिशन एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर परसेंटेज डिकम्पोजिशन क्या निकल के आएगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हमें KT2 की वैल्यू मिल जाए तो भी मेरा काम चल सकता है। आप समझ ना? तो वो KT2 कहां से निकल के आएगा सर? KT2 फर्स्ट इक्वेशन से निकल आएगा। कैसे आएगा? ये देखिए, लॉग ऑफ KT1 तो क्लियर है सर, ये KT1 की वैल्यू तो निकल आई, यानी log ऑफ KT2 बाय KT1 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, मैं इसको सॉल्व करके log ऑफ KT1 की वैल्यू पुट कर सकता हूं। यानी KT1 तो मैंने यहां पुट कर दिया, इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी मुझे ऑलरेडी दे रखी है 70 किलो जूल, दैट इज 17 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314। टेम्परेचर का जहां तक सवाल है 1/25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 298 माइनस 1/40 डिग्री यानी 313। साफ दिखाई देता है। KT1 रख चुके हो, अननोन है KT2, हमारा क्या निकल आएगा? KT2, और ये KT2 उठा के यहां पुट कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जैसे ही KT2 यहां पुट करोगे आपको A0/AT या AT/A0 पता चल जाएगा। जो भी परसेंटेज डिकम्पोजिशन, परसेंटेज कंजम्पशन, परसेंटेज लेफ्ट, जो भी कुछ निकालना है सब कैलकुलेट हो जाएगा।
मतलब ये बताना चाह रहा हूं, ये एक सरकारी सवाल है, ढर्रे पुराने ढर्रे पर सवाल है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करो। सबसे पहले रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया, फिर KT2 बाई KT1 वाले एक्सप्रेशन में पुट करके दूसरा वाला रेट कांस्टेंट निकाला 40 डिग्री पर, और फिर उस रेट कांस्टेंट को यूज करके परसेंटेज डिकंपोजिशन निकाला। यानी सबसे पहले KT1 निकालते वक्त परसेंटेज डिकंपोजिशन को इस्तेमाल करके KT1 निकाला, फिर ये KT2 वाला KT1 वाला एक्सप्रेशन यूज करके KT2 निकाला, और उस KT2 को यूज करके आपने फर्दर परसेंटेज डिकंपोजिशन निकाला एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक थोड़ा सा लेंदी सवाल, कैलकुलेशन वाला सवाल होगा, लेकिन जेईई में पूछा गया सवाल है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल माना जा सकता है। और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल हमसे, क्योंकि ये बहुत पुराना है, तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल हमको आगे आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलिए सर और बात कर लेते हैं, एक और केस बना लेते हैं। मान लीजिए ये ले लेते हैं। अब देखिए ये भी जेईई में पूछा गया सवाल है। कहना ये चाह रहे हैं, फॉर अ फर्स्ट रिएक्शन A gives 2B plus C, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है A gives 2B plus C, जिसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इनिशियल जो प्रेशर है A का वो P0 है, और आफ्टर टाइम T द टोटल प्रेशर इज PT। तो कुछ कर्व्स को लेके बातें कर रहे हैं। तो जो लॉजिक समझ में आता है वो ये कि जो आपकी इक्वेशन तैयार हो रही है ना, तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूं। तो जो मेरी इक्वेशन तैयार हो रही है, A गैस गिव्स 2B गैस प्लस C गैस, तो इसमें अगर इसका इनिशियल प्रेशर आपने P0 ले लिया, ये दोनों जीरो होंगे, फिर ये P0 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और क्योंकि टोटल प्रेशर आपको PT दे रखा है, तो P0 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू PT। इससे x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी PT माइनस P0 बाई 2, और जब x आ जाएगा तो P0 माइनस एक्स की वैल्यू निकल के आएगी P0 माइनस PT माइनस P0 बाई 2, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है सब लोग मानते हैं दिस इज 3P0 माइनस PT बाई 2। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये है क्या, तो ये जो है ये आपका P0 माइनस एक्स, एंड P0 माइनस एक्स इज एक्चुअली 80 मतलब इस रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट, बचा हुआ प्रेशर आफ्टर टाइम T, जो कि मुझे चाहिए होता है। और ये P0 क्या है सर? P0 एक तरह से देखा जाए तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से लिंक हो गया आपका P0, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यानी आफ्टर टाइम T कॉन्सेंट्रेशन से लिंक हो गया आपका P0 माइनस एक्स। तो एक चीज तो क्लियर है सर, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो K की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2, अगर मैं लॉग में ही रखता हूं तो K इज इक्वल टू 1 बाय T ln इनिशियल दैट इज P0 अपॉन फाइनल दैट इज बचा हुआ दैट इज 3P0 माइनस PT। इसमें 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3P0 माइनस PT बचेगा। लॉजिकल है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे एक्सप्रेशन दिखाई देता है KT इज इक्वल टू ln 2P0 माइनस ln 3P0 माइनस PT। अगर मैं y एक्सिस पे ln 3P0 माइनस PT को रखूं और x एक्सिस पे T को रखूं तो ये इक्वेशन बनेगी ln 3P0 माइनस PT मस्ट बी इक्वल टू माइनस KT प्लस ln 2P0। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप पहचान पाएंगे कि ये तो आपका y बन गया, ये आपका mx बन गया, और ये आपका c बन गया। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ln 3P0 माइनस PT और T का कर्व बनाते हैं तो एक नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका इंटरसेप्ट ln 2P0 के बराबर होगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं सर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लगता है। ठीक, जहां तक दूसरे ऑप्शन का सवाल, ये ऑब्वियसली बड़ा इलॉजिकल सा P0 माइनस PT, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। जहां तक सवाल है दूसरी इंफॉर्मेशन का, वो ये है कि अगर 1/3 आपकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाए या प्रेशर आपका 1/3 हो जाए एट T 1/3 पर, तो रेट कांस्टेंट और A0 का कर्व, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी भी तरह से कुछ समय बाद दैट इज T 1/3 मान लेते हैं, T 1/3 में जो आपका प्रेशर वो इनिशियल प्रेशर से 1/3 हो जाता है। तो देखिए ये भी बड़ा लॉजिकल है। अगर ऐसा है तो जो K की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी सर? K की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय टाइम की वैल्यू कितनी है? T 1/3। लॉग के अंदर क्या आएगा? इनिशियल प्रेशर जो कि P0 था, बाद में वो 1/3 हो जाता है, यानी बचा हुआ इज 1/3 दैट इज P0/3। तो ये P0/3 ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाय T 1/3 एंड ln के साथ 3 विच इज इक्वल टू K।
यानी अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये तो बहुत क्लियर है कि जो रेट कांस्टेंट है वो हमारा टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है और वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर और इक्वेशंस की बात करें तो ये डी ऑप्शन भी ठीक लगता है, बिकॉज रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है? तो ए और डी ऑप्शन इसके साथ दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो ये भी अच्छा सवाल था, जेई में पूछा गया सवाल है। एक सीधी सीधी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, लेकिन सवालों को देखकर नहीं घबराना है। मैं समझ रहा हूं बात को, सवाल को पढ़ना है, समझना है और ये सोच के करना है कि कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है ये हम कर लेंगे, बस ये सोच के अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि किया भी जा सकता है। चलिए अच्छा, इसी में एक बात और जोड़ते हैं। मान लीजिए वो हमसे कहे कि एक ए है, ये बी के पास जा रहा है, सी के पास जा रहा है और डी के पास आ रहा है और ई के पास आ रहा है और आगे जा रहा है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो सब लोग इस बात का थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे कि सवाल में पैरेलल रिएक्शंस के ऊपर सवाल बना है और हम सब जानते हैं कि पैरेलल रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट्स, अगर मान लीजिए एक आदमी हमारा के है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए ई, ऐसे ले लेते हैं K1 E1, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की E2, इसका रेट कांस्टेंट K3 है, एक्टिवेशन एनर्जी E3, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो देखिए दो बातें हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है जिस पर सवाल पूछ भी चुका है, वो है K नेट पर। K नेट की वैल्यू तो हमेशा सिग्मा KI से ही निकाली जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी इक्वेशन क्यों ना हो, K नेट की जो वैल्यू है वो हमेशा सिग्मा KI से ही कैलकुलेट की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट और द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, K नेट इज ऑलवेज सिग्मा KI। हां, अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, दैट इज ई नेट, तो ई नेट की वैल्यू कैसे निकलेगी ये आपको समझना पड़ेगा। तो मेरा अपना कहना यह है कि आप सीधे सीधे इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ई नेट की वैल्यू है समेशन ऑफ KI EI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ KI। तो सब लोग ई नेट का ये एक्सप्रेशन भी याद रखेंगे, सवाल में इस ई नेट पर भी न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ऊपर वाला केस है तो ऊपर वाले केस में अगर आपको के नेट निकालना है तो आप क्या इक्वेशन बनाएंगे, K1 प्लस K2, वही समेशन ऑफ K1 K2, यही आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और नीचे वाले केस का आंसर क्या बनेगा, K1 E1 प्लस K2 E2 प्लस सो ऑन सो ऑन डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 सो ऑन सो ऑन। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब कभी भी ये सवाल हमसे नेट ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी पे पूछा जाए, पैरेलल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का पूछा जाए तो वो K1 E1 समेशन ऑफ KI EI अपॉन समेशन ऑफ KI से कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर ओवरऑल नेट K की बात की जाए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज ऑलवेज समेशन ऑफ KI, दैट इज K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इस चीज का सब लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल बना सकता है। न्यूमेरिकल क्या होगा, तीन स्टेप्स दे देगा, K1 K2 K3 की वैल्यूज दे देगा, E1 E2 E3 की वैल्यूज दे देगा और आपसे ई नेट पूछेगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है बी और सी के मोलर रेशोज दे देगा, सी और डी के मोलर रेशोज दे देगा, फिर उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जीज दे देगा, फिर वो ई नेट पूछेगा। मेरे कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो KI और EI का समेशन और K का समेशन इनडायरेक्टली वो देगा ही देगा, और आप वैल्यू पुट करके नेट एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लें। समझ रहे हो? चलिए सर और बात करते हैं, एक और सवाल पर आ जाते हैं। ये भी जेई में पूछा गया सवाल है। इसमें भी कुछ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये बताया जा सकता है कि रेट कांस्टेंट क्या है, 50 सेकंड बाद क्या सिचुएशन है, और 100 सेकंड बाद वाई का डिसअपियरेंस रेट क्या है, एक्स का डिसअपियरेंस रेट क्या, वगैरह वगैरह। तो देखो बहुत क्लियर है। इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस इक्वेशन से एक चीज समझ में आती कि अगर आप ये लिख रहे हैं कि दिस इज 2x प्लस वाई इज गिविंग p, अगर आप ये लिख रहे हैं और आप ये भी बता रहे हैं कि आपने x का 2 मोल और y का 1 मोल लिया, तो अगर इसके 2 हैं, इसके 1 है, इसके 0 है, फिर थोड़ी देर बाद ये 2 माइनस 2x हो जाएगा, ये 1 माइनस x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और आप खुद बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद यानी 50 सेकंड बाद जो सिचुएशन है वो ये है कि y के 0.5 मोल बचे। यानी एक चीज क्लियर है कि 50 सेकंड बाद, ये फौरन की सिचुएशन नहीं है, आफ्टर 550 सेकंड्स, आफ्टर 50 सेकेंड्स आप खुद कह रहे हैं कि y के जो मोल हैं वो 0.5 मोल।
तो एक चीज तो वैसे ही समझ में आती है, अगर y 0.5 है तो दैट मींस x की वैल्यू 0.5 होगी। आप समझ रहे हैं, अगर ये वैल्यू आप 0.5 बोल रहे हैं तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0.5 आ गई, और जब x यहां 0.5 रखेंगे तो ये 2 - 1 बनेगा, यानी उस टाइम पर ये कितना होगा, उस टाइम पर ये वैल्यू 1 होगी। अब जरा समझना क्या कहना चाह रहे हैं, आप पहले 2 थे, अब आप 1 हो गए, कितनी देर में, 50 सेकंड में। तो इसका मतलब ये हुआ 50 सेकंड विल बी योर हाफ लाइफ। बात समझ रहे हो, आप 2 पर थे, 1 पर पहुंच गए 50 सेकंड में, तो दैट विल बी योर हाफ लाइफ। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, एक्स की जो हाफ लाइफ होनी चाहिए वो 50 सेकंड्स होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई साहब रेट कांस्टेंट वगैरह कैलकुलेट करके बताइए। तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए सर ये एक्सप्रेशन आपको दे ही रखा है, यहीं से यूज करते हैं। एक चीज तो क्लियर है, -12 dx/dt should be equal to -dy/dt should be equal to dp/dt। बिल्कुल सही है, एंड इट इज गिवन एज kx। आप समझ रहे मेरी बात को, इट इज गिवन एज kx, यानी एक चीज इक्वेशन के हिसाब से -12 dx/dt इज इक्वल टू kx। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं -dx/dt इज इक्वल टू 2kx। क्लियर है। तो अगर आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हो, जो कि इंफॉर्मेशन दे भी रखी उसने कि भाई मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर मुझे रेट कांस्टेंट ही कैलकुलेट करना है तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बहुत सीधी सी बात है कि यहां से दिखाई दे रहा है, अगर आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो रेट कांस्टेंट, अब तुम देख लो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं और एक्स के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन है कि पहले वो 2 था, फिर वो 1 हो गया 50 सेकंड में। तो आप इसको इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम्हें याद होगा कि 2k इज इक्वल टू 2.303, वही इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करने के बाद अपॉन 50 सेकंड्स लॉग ऑफ इनिशियल कितना था 2, बाद में 1 सेकंड बाद कितना बचा 1। तो मुझे लगता है इसको सॉल्व करके आप k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो k निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2.303 इंटू लॉग 2 इज 0.3 और अपॉन 100। तो ये अगर और ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा 0.693 इंटू 10⁻²। क्लियर। तो यानी कि ये हमारा रेट कांस्टेंट निकल के आ गया। तो पहला तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है सर, रेट कांस्टेंट तो ये नहीं आ रहा, रेट कांस्टेंट इज 6.93 इंटू 10⁻3, यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 6.93 इंटू 10⁻3। चलिए अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, वो dx/dt 50 सेकंड में। अब ये भी बड़ा क्लियर है सर, dx/dt निकालना है तो ये 2kx के बराबर होगा। बात समझ रहे हो, और k की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है दिस, और x की वैल्यू 50 सेकंड बाद 1 है। तो अगर आप dx/dt ही निकालना चाहते हैं k निकालने के बाद, तो dx/dt कितना आ जाएगा, तो -dx/dt शुड बी इक्वल टू 2 इंटू k इंटू कंसंट्रेशन इज 1 लीटर है ना, तो 1 मोल 1 लीटर सब सेम है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6.93 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 13.86 इंटू 10⁻³। यानी dx/dt की वैल्यू 13.86 बिल्कुल सही लगता है, ये ऑप्शन भी सही है। फिर वो कह रहा है 100 सेकंड बाद dy/dt क्या हो, 100 सेकंड बाद dy/dt क्या हो। तो देखो थोड़ा सा लॉजिक है कि 50 सेकंड मेरी हाफ लाइफ थी और वही हाफ लाइफ y की भी है। आप समझिए वो दिखाई दे रहा है क्योंकि एक थे 0.5 होगा, और ये मैं अभी बता भी चुका हूं कि अगर इनके रेशो, इनके इनिशियल अमाउंट इनके स्टोशियोमेट्रिक रेशो में है तो ये 2 था ये 1 था, और वही इनका स्टोशियोमेट्रिक रेशो भी है 2 और 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके इनिशियल अमाउंट इनके स्टोशियोमेट्रिक रेशो में है तो दोनों की हाफ लाइफ सेम ही होती। तो अगर इसकी हाफ लाइफ 50 सेकंड है तो उसकी हाफ लाइफ भी 50 सेकंड होगी, और वो दिख भी रहा है, ये 1 था ये 0.5 हो गया, यानी 50 सेकंड में आप आधे हो गए, तो 100 सेकंड में आप चौथाई हो जाएंगे। लॉजिकल है, यानी ये तो कंफर्म है सर। अगर आप dy/dt निकालना चाहते हैं, आप देख रहे हैं dy/dt, अगर आप dy/dt निकालना चाहते हैं तो इट शुड बी इक्वल टू kx। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि 100 सेकंड बाद जो है वो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 100 सेकंड बाद जो है मेरा अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, या dy/dt की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हो, यहीं पर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -dy/dt विच इज इक्वल टू k इंटू एक्स। आफ्टर 100 सेकेंड्स dy/dt की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगा -dy/dt इज इक्वल टू k की वैल्यू 6.93 इंटू 10⁻³ है, और x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हाफ लाइफ में 1 हो जाएगी, अगली हाफ लाइफ में दैट इज वो 0.5 हो जाएगी, और यही 100 सेकंड में होगा। 50 सेकंड में 2 से 1 हो गए, अगले 50 सेकंड में 1 से आधा हो जाएंगे, दैट इज 100 सेकंड, यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.5 हो जाएगी।
इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है इसको सॉल्व करने से अगर देख पा रहे हैं तो ये कुछ अजीब सा ही आ रहा है। 3.46 वही आधा ही हो जाएगा, तो दिस इज 3.46 इंटू 10⁻³ तो आप देख रहे हो तो आपको ये डी ऑप्शन भी ठीक दिखाई देगा। सीधा सा सवाल था, आसान सा सवाल। क्लियर है? ठीक है, चलिए सर एक सवाल और ले लेते हैं। ये भी पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सीधा सा सवाल है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे पास यूरेनियम है 92U238 और साहब जो है वो इस तरह से डिके करते हैं कि ये 82Pb206 में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में ये अल्फा पार्टिकल निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से सब लोग समझते होंगे अल्फा ही वो आदमी है जो कि मास में कमी लेके आता है। तो 238 से 206 यानी 32 यूनिट का मास चेंज हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल 8 निकले होंगे, तो ये 2He4 होगा। और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि एटॉमिक नंबर को घटाते बढ़ाते रहते होंगे, लेकिन अल्फा पार्टिकल ही वो अकेला आदमी है जो मास में चेंज लेके आता है। तो यानी मास के चेंज से ही अल्फा पार्टिकल के नंबर डिसाइड होंगे। और अगर आपको लगता है कि सर अभी एटॉमिक नंबर में लफड़ा है, तो वो बीटा पार्टिकल से अपना बैलेंस हो जाएगा, मुझे उससे मतलब नहीं। ठीक, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि 1 मोल के डिके करने से 8 मोल अल्फा पार्टिकल्स निकल के आएंगे। बिल्कुल ठीक। तो अगर ये पता चल जाए कि कितने मोल यूरेनियम डिके कर रहा है, तो अल्फा पार्टिकल का अमाउंट आ जाए, खत्म हो गया सवाल। समझ रहे बात को? तो यानी ये कहना चाह रहा है कि कितनी हाफ लाइफ की बात कर रहा है, 3 हाफ लाइफ के बाद। तो सबसे पहले तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन या मोल्स हैं पहले वो देख लेते हैं। तो यूरेनियम का इनिशियल मोल्स कितने हैं? इनिशियल मोल्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 68 इंटू 10⁻⁻6 और यूरेनियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास इज 238। तो ये आपके इनिशियल मोल्स हो गए। 3 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा बताओ सर? 3 हाफ लाइफ के बाद यानी डिके कितना हुआ? ये तो मोल्स हो गए, इस इन मोल्स में से कितने मोल डिके करेंगे? तो 3 हाफ लाइफ का मतलब है मैं 1/8 बचूंगा। नहीं सब सबको समझ में आ रहा है? यानी पहले आप 1 मोल थे, फिर 50 सेकंड बाद यानी सॉरी हाफ लाइफ के बाद आप आधे हो गए। अगली हाफ लाइफ के बाद आप जो है वो 1/4 हो गए। अगली हाफ लाइफ के बाद आप यानी 3 हाफ लाइफ के बाद आप 1/8 बचेंगे। क्लियर है? अगली हाफ लाइफ के बाद आप 1/8। तो खर्च कितने हो जाएंगे सर? खर्च 7/8 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इतने का यानी डिकम्पोज्ड अमाउंट कितना है? तो डिकम्पोज्ड अमाउंट होगा, डिकम्पोज्ड मोल्स कितने होंगे आफ्टर 3 हाफ लाइफ? आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स कितने होंगे? तो सर ये आ जाएंगे 68 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 238 इंटू ये हमारे डिकम्पोज मोल्स होंगे। तो अगर 1 मोल के डिकम्पोजिशन से इतने अल्फा पार्टिकल 8 मोल बनते हैं, तो इतने मोल के डिकम्पोजिशन से कितने अल्फा पार्टिकल बनेंगे? तो खत्म हो गया सर। मोल्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने होंगे? वो होंगे 68 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 238 इंटू 8 इंटू 8। सर ये आपके अल्फा पार्टिकल्स के मोल्स होंगे। और फिर अगर आप इसके नंबर निकालना चाहते हैं तो सर इसके नंबर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएंगे 68 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 238 इंटू अवागाड्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। बिल्कुल इजी। अब इसको जरा एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते ही एक बार जरा करके देख लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 68 इंटू 7 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाय 238। ये आ रहा है 12, यानी 12 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? दिस इज 12 इंटू 10⁻, ये 6 है 17, 12 इंटू 10⁻17। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि आपको आंसर चाहिए
z इंटू 10⁻18 के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको लिख सकता हूं 1.2 इंटू 10⁻18। क्लियर है ना? तो इसको 1.2 इंटू 10⁻18 भी लिख सकते हैं। तो आंसर जो z होगा आपका वो एक्चुअली कितना बन जाएगा, वो आ जाएगा 1.2। ये 1.2 आ जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये तुम समझो बात को, ये सवाल अब और भी बहुत सारे सवाल अपना पुराने सालों में आए हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं स्पेसिफिकली थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पैरेलल रिएक्शंस पर, सीक्वेंशियल रिएक्शंस पर, एडवांस लेवल पर अच्छे सवाल बन सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो ये बेसिक ढर्रे वाले सवाल हैं, ढर्रे वाला सवाल समझते हो, मतलब जो बिल्कुल कोर सवाल होता है, जैसे अभी तुमने किए थे कुछ सवाल, तो जो कोर सवाल है उस पर तो सवाल बन ही सकते। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे। मुझे लगता है कि चीजों को किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, थोड़ा समझदारी से करो तो ये और अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो ये चैप्टर इजी है, इसके सवाल गलत या छोड़ के आने वाले बिल्कुल नहीं होंगे। तो एक लेवल पर इसको तैयार कर लेते हैं, कुछ कुछ अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट तुम्हें नए यहां पर लगे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पक्का है, बहुत उम्मीद है कि पैरेलल रिएक्शन या सीक्वेंशियल रिएक्शन पर कोई सवाल दिखे। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से हम इतना ही करेंगे। कुछ सवाल इसमें और भी 2-3 हैं, आप चाहें तो उनको भी एक बार सॉल्व कर सकते हैं। वो सिंपल से जेई में पूछे गए सवाल हैं, उनको भी डिस्कस किया जा सकता है। तो एक बार उनको भी अटेम्प्ट कर लेना और कोशिश करना कि एक अच्छी तैयारी के साथ जेई का पेपर, एडवांस का पेपर दो। ठीक है ना? तो इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।